अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.5 को सिंप्लीफाई करेंगे। तो 4.5 जो है वो रिलेटेड है 4.4 के साथ, क्योंकि 4.4 में हमने ज्योमेट्रिक सीक्वेंस को सॉल्व किया है। तो बिल्कुल उसी जैसा जिस तरह हमने अरिथमेटिक सीक्वेंस पढ़ा, फिर उसके बाद अरिथमेटिक सीरीज पढ़ी, फिर इस तरह अब क्या है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस पढ़ी, फिर अब ज्योमेट्रिक सीरीज की बारी आ गई है। तो पिछली एक्सरसाइज उम्मीद है आपने प्रैक्टिस कर ली होगी। अगर उसकी प्रैक्टिस हो गई तो ये वाली एक्सरसाइज आपके लिए काफ़ी इजी होगी, क्योंकि उसी के साथ रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। बस थोड़ा सा चेंज आ गया है सीरीज की फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पे जो सीरीज में वैल्यूज होती हैं वो ऐड होकर आती हैं और सीक्वेंस में जो वैल्यूज आती हैं वो सिंपल आती हैं। तो इस तरह से इसका चेंज आएगा। सो लेक्चर शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आपको पहले मिल सके। आज का लेक्चर शुरू करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है ज्योमेट्रिक सीरीज। ज्योमेट्रिक सीरीज होती क्या है? सिंस विद एनी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस वी हैव एन एसोसिएटेड ज्योमेट्रिक सीरीज। जिस तरह मैंने अभी बता दिया कि अरिथमेटिक सीक्वेंस थी, फिर उसी की अरिथमेटिक सीरीज थी। यहाँ पे भी सेम वही मैंने लिख दिया है कि जिस तरह से ज्योमेट्रिक सीक्वेंस थी, बिल्कुल उसी तरह हम उसके साथ ज्योमेट्रिक सीरीज को भी एसोसिएट उसके साथ रिलेट करते हैं। विच इज द इंडिकेटेड सम ऑफ द टर्म्स ऑफ द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। तो इसको इस तरह से इंडिकेट करते हैं कि जो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की वैल्यू है, यानी ए एन, जो सीक्वेंस के फॉर्म में हम इसको लिखते हैं, ये क्या है? एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। अब इस सीक्वेंस को जब मैं कन्वर्ट कर दूंगा सीरीज की फॉर्म में, यानी इनकी जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी क्या होंगी? प्लस होकर आ जाएंगी। तो वो बन जाएंगी समेशन आई इज इक्वल टू 1 अप टू इंफिनिटी ए आई इज इक्वल टू A1 A2 A3 अप टू AN एंड अप टू सो ऑन, इज कॉल्ड अ ज्योमेट्रिक सीरीज। सो ये क्या बन जाएगी आपके पास? एक ज्योमेट्रिक सीरीज बन जाएगी। वेयर आर इज द कॉमन रेशियो। जिस तरह से ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की बात की थी, तो वहां पे क्या था? आर जो था वो कॉमन रेशियो था। डिफरेंस जो था वो अरिथमेटिक सीक्वेंस के लिए था। यहाँ पे जो इसका कॉमन रेशियो है वो क्या है? आर से रिप्रेजेंट है। और रेशियो हम किसे कहते हैं कि अगर सेकंड वैल्यू से फर्स्ट वैल्यू को डिवाइड कर दें तो वो कॉमन रेशियो बन जाती है। रेशियो बन जाती है, लेकिन कॉमन रेशियो का मतलब क्या है कि हर दो वैल्यूज के लिए क्या है जो आंसर होगा वो कॉमन होगा, तो इसलिए यहाँ पे कॉमन रेशियो लिखा हुआ है। देन द अबव सीरीज कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ, उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, i इज इक्वल टू 1 अप टू इंफिनिटी A1 R पावर i-1। और जब हम इसको रेशियो को भी इसके साथ इंक्लूड कर लेते हैं तो ये सीरीज की वैल्यू जो है वो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, एंड विच इज नोन एज द जनरल फॉर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक सीरीज। सो ये जो वैल्यू है ये क्या है? जनरल फॉर्म ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज है। अब अगर एन टर्म लिखी हो, एन यानी सिर्फ एन तक गिवन हो, तो ए वन आर स्क्वायर फिर A1 R पावर एन आ जाएगी, तो वो क्या होगी? एन टर्म हो जाएगी उसकी। सो वो आगे चल के हम क्वेश्चन भी उस तरह के देखेंगे, और हो सकता है कि इसके नए फार्मूले भी देखने को मिले, क्योंकि सीरीज की वैल्यूज चेंज हो रही है। तो जो हम इंसर्ट करते हैं ज्योमेट्रिक मीन्स को किसी भी दो वैल्यूज के दरम्यान, तो हो सकता है यहाँ पर जो वैल्यूज हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट हो जाए। तो इसको ध्यान से देख के समझ लीजिएगा। पिछले वाले के साथ रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज भी देखने को मिलेगा। अब इसके नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ अ ज्योमेट्रिक सीरीज। यानी ज्योमेट्रिक सीरीज की जो वैल्यूज अगर उनको प्लस कर दी जाए तो उससे फार्मूला कौन सा बनता है वो हमने बेसिकली यहाँ पे देखना है। फॉर एनी सीक्वेंस ए एन वी हैव एस एन इज इक्वल टू A1 A2 A3 एंड अप टू सो ऑन AN। जिस तरह सीक्वेंस की बात करते हैं तो उसका जो सम निकालते हैं तो वो इस फॉर्म में आ जाता है। इफ द सीक्वेंस इज ज्योमेट्रिक सीक्वेंस हो तो फिर वो सीक्वेंस क्या है? उसके सिर्फ क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर R³ R4 एंड अप टू आर पावर n-1। ठीक हो गया, ये इसकी वैल्यू बन जाती है। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड पे यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इस सीरीज की दोनों साइड पे क्या करता हूँ? 1 - R से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। जब ये मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 1 - R एस एन एज इट इज रहेगा, ये मल्टीप्लाई होगा। तो इस तमाम वैल्यूज के अंदर देखें A1 कॉमन लिखा हुआ है, वो मैंने यहाँ पे कॉमन निकाल लिया। अब जो वैल्यूज रह गई हैं वो 1 + R स्क्वायर एंड अप टू सोन R पावर n-1। ये मैंने लिखा क्यों है ये मैं समझा देता हूँ। यानी 1 - R मल्टीप्लाई क्यों किया है, क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है। तो उसका जवाब ये है कि यहाँ पे देखें n-1 लिखा हुआ है। n-1 को यानी यहाँ पे n लेकर आने के लिए -1 + 1 लेकर आने, यानी r की पावर से इसको मल्टीप्लाई कर दें r के साथ। सो ये -1 + 1 से क्या होगा? सिर्फ n रह जाएगा। तो इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे 1 - R से मल्टीप्लाई किया है। तो अब जो है वो वैल्यू इस तरह से आ जाएगी कि 1 - R। अब 1 के साथ भी इसको मल्टीप्लाई कर दें और R के साथ भी मल्टीप्लाई कर दें, तो ये मैंने दोनों वैल्यूज को
1 और r के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। सो ये 1 प्लस आर ये वैल्यू पूरी के पूरी आ गई आपके पास एज इट इज, ये वाली माइनस आर प्लस आर स्क्वायर एंड अप टू सो ऑन आर पावर n माइनस 1। ठीक हो गया। तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, ये पूरी वैल्यू 1 माइनस आर बन जाएगी और ये हो गई आर पावर n, तो इसमें से बन गया 1 माइनस आर पावर n। अब क्या करते हैं, 1 माइनस आर से डिवाइड कर लेते हैं। सो एस एन इज इक्वल टू ए वन 1 माइनस आर पावर n एंड 1 माइनस आर, और r की वैल्यू क्या है, वो लेस देन इक्वल टू 1, यानी अगर नेगेटिव नंबर है, यानी 0 लिखा हो, -1 -2 -3 एंड अप टू सो ऑन, तो फिर हम क्या करेंगे, सीरीज की ये वाली वैल्यू यूज करेंगे। और अगर r की वैल्यू पॉजिटिव हो यानी 1 से ग्रेटर हो, तो फिर आपके पास सीरीज की कौन सी वैल्यू आएगी, तो ये वैल्यू आएगी कि a1 r पावर n -1 r -1। बस फर्क इतना है कि ये लेस देन है तो 1 पहले लिखा हुआ है, r बाद में लिखा हुआ है, ये ग्रेटर है तो r पहले लिखा हुआ है और 1 बाद में लिखा हुआ है। ठीक हो गया, बस इसमें यही डिफरेंस है, बाकी सारी वैल्यूज एक जैसी हैं। नेक्स्ट टॉपिक है द इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज। इनफाइनाइट इनफाइनाइट एक होता है फाइनाइट और एक होता है इनफाइनाइट। फाइनाइट का मतलब क्या होता है कि अगर हमें सीरीज की वैल्यू जिस तरह से अगर यहाँ तक लिखा हो तो हम कहते हैं कि ये सीरीज क्या है, फाइनाइट है। लेकिन अगर आगे कंटिन्यू हो, हमें उसकी लास्ट वैल्यू को ना पता हो, तो वो सीरीज क्या है, वो इनफाइनाइट बन जाती है। अब इस इनफाइनाइट की ना 4 केसेस थे, तो मैंने 1 बाय 1 सबको डिस्कस किए यहाँ पे, तो वो आप समझ लीजिएगा ताकि आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो। 4 केस हैं, उन चारों केसेस में मैंने क्या किया है, हर वैल्यू के साथ मेंशन कर दिया है कि अगर केस 1 है तो उसमें रीजन क्या है, किस वजह से वो केस 1 बना है और उसमें कौन सी वैल्यू सॉल्व हो रही है, फार्मूला कौन सा बन रहा है। सो इस हिसाब से वो वैल्यूज लिखी गई हैं। अब क्या होंगी, ये वैल्यू है, देन अगर इसका सम कर लिया जाए तो ये क्या है, वो ये अभी हमने सॉल्व किया 1 माइनस आर पावर एन एंड 1 माइनस आर। बट वी डोंट नो हाउ टू ऐड इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज। ये तो हमने अभी सॉल्व किया था जो हमें फाइनाइट वैल्यूज गिवन थी, यानी ये जो लास्ट वैल्यू है यहाँ तक हमें पता था। लेकिन अगर आगे बहुत सारी वैल्यूज लिखी हो तो हम उसको एग्जैक्टली आइडिया नहीं कैसे सॉल्व करेंगे। सो मैंने मेंशन कर दिया कि वी डू नॉट नो हाउ टू ऐड इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स ऑफ द सीरीज इफ एस एन अप्रोचेस टू ए। अगर इसकी वैल्यू ए को अप्रोच करी, अप्रोच का मतलब क्या होता है कि ए तक पहुंच रही है, यानी इससे ए आंसर आता है, तो एन की वैल्यू जो है वो इनफाइनाइट टर्म तक अप्रोच, यानी सिर्फ ए आ रहा है तो इनफाइनाइट इतने ज्यादा ए लिखे हुए कि हमें एग्जैक्टली पता नहीं कि उसमें लास्ट टर्म क्या होगी। ठीक हो गया, देन द सीरीज इज सेड टू बी कन्वर्जेंट। तो वो सीरीज जो होगी वो क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। ठीक हो गया। अब फिर क्या, इफ एस एन इंक्रीज आइडेंट if Sn increase indefinitely as n becomes very large, then we say that Sn does not exist, then the series is said to be divergent। अब ये कह रहे हैं कि n की वैल्यू जो है वो कन्वर्ट होते थे, हमें पता चल जाए कि वो इन्फिनिटी टाइम तक है, यानी कोई ना कोई नंबर आ जाएगा लास्ट में। ठीक हो गया यहाँ से, तो फिर तो हम कहते हैं कन्वर्ज, मतलब इसका आंसर एग्जिस्ट करता है, कन्वर्ज का मतलब ये होता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि s की वैल्यू इतनी इंक्रीज हो जाए indefinitely as n becomes very large, then we say that, यानी n की वैल्यू इतनी बड़ी हो जाए कि हम एग्जैक्टली पता ना लगा पाए कि वो आंसर क्या आएगा, उससे एग्जैक्टली आंसर क्या आएगा। तो फिर हम क्या कहते हैं कि वो जो सीरीज है वो क्या हो जाएगी, वो डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट का मतलब कन्वर्ज और डाइवर्जेंट, मतलब अगर आंसर आता है तो वो कन्वर्जेंट है और अगर आंसर नहीं आता तो वो क्या है, डाइवर्जेंट है। बस सिंपल ये इसका समझ लें कि इसमें डिफरेंस क्या है कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट में। सो क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे वहां पे क्लियर हो जाएगा। नंबर्स लिखे होते हैं वैल्यूज की फॉर्म में, वो वैल्यू ज्यादा अच्छे से समझ आ जाती है, क्योंकि डिफिनीशन के साथ जो है वो सिर्फ आपने समझ नहीं होता है आगे एक्सरसाइज के लिए, तो इसलिए यहाँ पे एग्जाम्पल्स को साथ में लिखना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। अब केसेस को डिस्कस करते हैं। केस नंबर 1, केस 1 क्या है कि इफ r इज लेस देन 1, अगर r की वैल्यू लेस देन 1 हो, जिस तरह से इससे पहले हमने देखा कि r की वैल्यू लेस देन 1 हो, तब देन r पावर n कैन बी मेड एज स्मॉल एज वी लाइक बाय टेकिंग n सफिशिएंटली लार्ज। तो क्या कह रहे हैं कि अगर r की वैल्यू n यानी लेस देन 1 है तो क्या होगा, r पावर n कैन बी मेड एज स्मॉल, यानी r की जो वैल्यू वो इंतहाई छोटी होती जाएगी। छोटी कैसे होती जाएगी, यानी फॉर एग्जाम्पल r पावर -1 है, अगर 1 पावर -1 है तो, या 1/2 पावर -1 है, ठीक हो गया, तो इस तरह वो वैल्यू छोटी हो जाएगी क्योंकि डिवाइड हो रहा है। फिर उसके बाद उसकी पावर नेगेटिव -2, फिर वो उससे छोटा हो गया -3, फिर छोटा। तो जितना ये पावर में बढ़ता जाएगा
उतना ही उस नंबर से क्या होगा, आंसर छोटा होता जाएगा। तो यहाँ पे ये लिखा गया कि एन सफिशिएंटली लार्ज, तो एन की वैल्यू जो है वो जितनी बड़ी होती जाएगी उतनी ही ये वैल्यू जो है वो क्या होगी, इतनी ही छोटी होती जाएगी। इसका मतलब क्या है, दैट इज आर पावर एन अप्रोचेस टू जीरो, यानी इतना छोटा हो जाए नंबर कि आर की वैल्यू अप्रोच करे जीरो तक पहुंच, यानी जीरो से आंसर आ गया है। एस एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, यानी एन की वैल्यू अप्रोच करे बहुत ज्यादा नंबर आप लिख दे, मतलब एन की पावर -1000 लिख ले फॉर एग्जाम्पल, समझाने के लिए इतनी ज्यादा हो गई है, एन की पावर -10,000 हो गई है, इस तरह से उसकी बड़ी पावर लिख लिए। तो कह रहे ऑब्वियसली एस एन ए वन डिवाइडेड बाई वन माइनस आर व्हेन एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। In other words, we say that the series converges to the sum a1 over 1 minus r। अगर ये कंडीशन हो तो वो जो सीरीज होगी वो कन्वर्ज होगी और उसके सम से जो आंसर आएगा वो क्या होगा, a1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस r, और यहाँ पे लिमिटिंग का साइन यूज होगा, लिमिट व्हेन n अप्रोचेस टू इंफिनिटी एस एन 1 ओवर 1 माइनस r। सो ये इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट केस नंबर 2, इफ r इज ग्रेटर देन 1, अगर r की वैल्यू यानी जिस तरह से अभी लेस देन 1 से अभी ये ग्रेटर देन 1 है, देन r पावर n डज नॉट टेंड्स टू जीरो, ये जो वैल्यू है ये जीरो के करीब, यानी जीरो नहीं आएगा, इससे बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज आएंगी। 10 की पावर फॉर एग्जांपल जीरो लिख दे तो 10 पावर जीरो से 1, फिर उसकी पावर जो है वो 1 लिख दे तो 10 आ जाएगा, फिर 10 की पावर 2 लिखे तो 100 आ जाएगा, फिर 3 लिखे तो 1000। अब ये जिस तरह से 10 की पावर्स बढ़ती जाएंगी इस तरह से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। So Sn does not tends to a limit at the series does not converges, in this case we so the series is divergent। तो इस केस में क्या होगा, सीरीज की वैल्यू से कोई आंसर नहीं आएगा और सीरीज जो होगी वो डाइवर्जेंट, यानी उससे कोई आंसर नहीं आएगा। इसका मतलब सिंपल ये है, मिसाल दी है मैंने यहाँ पे समझाने के लिए। a1 की वैल्यू 1, r की वैल्यू 2 है, देन द सीरीज विल बी 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8। अब ये देखें आहिस्ता आहिस्ता ये वैल्यू बढ़ती चली जा रही है और इनफाइनाइट टाइम तक बढ़ती चली जाएगी, हमें एग्जैक्टली नहीं पता इसके आखिर में क्या आंसर आएगा। एंड वी हैव s1 इज इक्वल टू 1, s2 इज इक्वल टू 3, 1 प्लस 2 3, फिर इसमें 1 प्लस 2 प्लस 3 ये 7, फिर आगे 15, ये सारी वैल्यूज ऐड करते जाएं और ये वैल्यूज बढ़ती जाएंगी और एग्जैक्टली हम नहीं बता सकते कि एट द एंड पे इससे क्या आंसर आएगा। ठीक हो गया, तो इसलिए क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। सो एस एन इज अ सीक्वेंस ऑफ ऑर्डर इंक्रीजिंग नंबर, इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है कि इनके बढ़ना, मतलब जीरो से 1 2 3 एंड अप टू इस तरफ जाना, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है। इन अदर वर्ड वी कैन से दैट एस एन इंक्रीज indefinitely as n approaches to infinity, thus the series does not converges। ठीक हो गया, तो सीरीज जो होगी वो कन्वर्ज नहीं होगी, मतलब उससे कोई भी आंसर नहीं आएगा। अगर वैल्यू इंक्रीज होना शुरू हो जाए तो उससे आंसर नहीं आएगा, और अगर डिक्रीज हो जाए तो हम कहते हैं कि वो वैल्यू आहिस्ता आहिस्ता जीरो के करीब पहुंच जाती है, तो फिर हम कहते हैं कि ये क्या है, कन्वर्ज कर रहा है, क्योंकि जीरो कम से कम आपके पास एक नंबर है, इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है बल्कि एक नोटेशन है जो कि हम यहाँ पे अनडिफाइंड की वजह से इन्फिनिटी साइन यूज करते हैं। ठीक हो गया, सो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अब थोड़ा सा ये मुश्किल हो सकता है आपके लिए, क्योंकि टोटली ये जो चीजें हैं ना आपने पहले कभी भी नहीं पढ़ी इस तरह की चीजें, तो इसलिए आपको थोड़ा सा इसमें मुश्किल हो सकता है, लेकिन बहरहाल आप इसको देख लीजिएगा। समझना है आपने एक दफा, तो अगर एक दफा में समझ ना आए तो 2-3 दफा इसको रिवाइज करके फिर से देख के समझ लीजिएगा। ठीक हो गया, क्योंकि ऑलमोस्ट जितने मैं स्टूडेंट्स को जानता हूँ उन्होंने करना यही होता है कि इस पूरे टॉपिक को स्किप करना है और सीधे चले जाना एक्सरसाइज पे कि जी ये तो बोरिंग सा लेक्चर है, मतलब आगे वाला जितना भी मटेरियल है। तो अब उनके लिए सजेशन यही है कि इसको पहले देख लिया करें। उसका नुकसान ये होता है कि आप जब देखते नहीं तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, क्योंकि आपको पता चल गया होगा, कॉलेज में बता भी दिया गया है हर कॉलेज में कि फेडरल बोर्ड के जो पेपर है स्पेशली उसमें चॉइस खत्म कर दी गई है, तो ये एक बैड न्यूज़ है आप लोगों के लिए। तो इसलिए क्वेश्चन जो है वो ऐसे लो बेस के अकॉर्डिंग आएंगे और कुछ भी आ सकता है, और उसके बाद अगर चॉइस भी ना हो तो और ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। डराने के लिए नहीं है, एहतियात बरतने के लिए, एहतियात के लिए आपको समझा रहा हूँ कि आप एहतियात आपने करनी है इस चीज में। अब एहतियात तब होगी कि जब आप कॉन्सेप्ट अपने क्लियर करेंगे तो जो भी क्वेश्चन आएगा आप उसको सॉल्व कर सकेंगे। ठीक हो गया, सो उम्मीद करता हूँ आप इन बातों को सीरियस लेंगे और उस हिसाब से तैयारी जारी रखेंगे। तो अगर आपको मेरी लेक्चर अच्छे लगते हैं तो मुझे कमेंट करके अपनी राय का इजहार लाजमी किया करें, या उसमें कोई आपको लग रहा है कि इसमें ऐसी चेंजिंग की जाए लेक्चर के अंदर तो वो भी मुझे सजेस्ट कर दिया करें। ठीक हो गया, सो केस नंबर 3 को डिस्कस करते हैं कि अगर r की वैल्यू ना लेस देन 1 है ना ग्रेटर देन 1 है, एग्जैक्टली 1 आ गया है, तो फिर क्या होगा।
then the series become a1 a1 and up to so on n a1. In this case Sn does not tends to a limit when n approaches to infinity and the series does not converges. अगर n की r की वैल्यू 1 भी आ जाए तब भी आपके पास क्या है वो अनडिफाइन ही होगा, यानी इन्फिनिटी टाइम तक a1 लिखे होंगे। सो ये भी सीरीज क्या होगी, यानी 1 के ऊपर भी उसका कोई आंसर नहीं आएगा अगर एग्जैक्टली 1 आ जाए तो। फोर केस ये है कि अगर r की वैल्यू -1 आ जाए, ठीक हो गया। सो देन द सीरीज बिकम a1 माइनस a एंड अप टू सो ऑन। सो ये हो जाएगा a1 प्लस 1 -1 पावर n a1 डिवाइडेड बाय 2। सो Sn इज इक्वल टू a1 इफ n इज पॉजिटिव ऑड इंटीजर। अगर यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर का मतलब क्या है कि 1 लिखा हुआ हो, 2 लिखा हुआ हो, 3 लिखा हुआ हो, सॉरी ऑड इंटीजर का मतलब क्या होता है 1 3 5 7 9, तो फिर क्या करें कि आंसर a1 आएगा। लेकिन अगर क्या हो पॉजिटिव इवन नंबर हो 2 4 6 8 एंड अप टू सो ऑन, तो फिर क्या करें कि उससे आंसर क्या होगा 0 आएगा। तो बस इसको याद रखिएगा कि इवन नंबर और ऑड नंबर का यहाँ पे क्या चक्कर है। सो Sn does not tends to a definite number when n approaches to infinity. In such case we say that the series is oscillatory। तो मतलब इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता कि आंसर आ भी सकता है या नहीं भी आ सकता, यानी हो सकता है a1 आ जाए, हो सकता है 0 आ जाए। तो इस तरह इसमें हम एग्जैक्ट बात नहीं कर सकते कि इससे आंसर एग्जैक्टली क्या आएगा, ठीक हो गया। सो यहाँ पे ये कंसेप्ट आपकी खत्म हो गई है। अब नेक्स्ट इंशाल्लाह एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं और फिर समझते हैं कि उसमें क्या गिवन है। तो अब हम एक्सरसाइज 4.5 को शुरू करते हैं। 4.5 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें कह रहे हैं कंप्यूट द सम, यानी आपको ज्योमेट्रिक सीरीज दी गई है और आपसे कहा जा रहा है कि इसको ऐड करके दें, यानी इनको प्लस करें, Sn फाइंड करने हैं आपने। तो देख लेते हैं सोल्यूशन। गिवन दैट a1 is equal to 3, a2 is equal to 6 and an is equal to 3 मल्टीप्लाई बाई 2 पावर 9। ये पॉइंट नहीं है बल्कि ये मल्टीप्लीकेशन साइन है, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई 2 पावर 9 लिखा हुआ है। सो ये इसकी आपको क्या है nth टर्म की वैल्यू दी गई है। अब पहला काम क्या होगा, रेशो को यानी r को फाइंड करना। तो उसके लिए क्या करेंगे, r इज इक्वल टू a2 डिवाइडेड बाई a1, इस तरह से हो जाएगा। तो इससे आ जाएगा आपके पास which implies that r is equal to 6 divided by 3. So 3 1s are 3, 3 2s are 6. So r is equal to plus 2। ये इसकी वैल्यू आ गई है। अब बेसिकली हम फाइंड क्या करना चाह रहे हैं, हम फाइंड करना चाह रहे हैं Sn को, ठीक हो गया। तो Sn के लिए पहले n का होना भी जरूरी है, यानी ये टोटल टर्म्स कितनी गिवन है इसका भी पता होना चाहिए, तभी हम इसको क्या कर सकते हैं फाइंड करने से कर सकते हैं। सो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड n, n को फाइंड आउट करते हैं। अब n को कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए फार्मूला मुझे पता है कि वो क्या है, an इज इक्वल टू a1r पावर n माइनस 1। ये सिंपल वैल्यू है जो हम पिछली एक्सरसाइज में यूज करते आए हैं, तो इसी को यूज करेंगे। an की वैल्यू गिवन है 3 मल्टीप्लाई 2 पावर 9 इज इक्वल टू a1 की वैल्यू 3 और r की वैल्यू क्या है 2 पावर n माइनस 1, ये आ जाएगी आपके पास। तो अब इसको 3 से डिवाइड कर लेते हैं। 3 2 पावर n डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 2 पावर n माइनस 1, ये इसकी वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे देखें तो ये 3 और ये 3 क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 पावर n जो है वो इक्वल है 2 पावर n माइनस 1 के। अब अगेन क्या करते हैं, यहाँ पे इसकी बेसिस सेम है तो पावर क्या है इक्वल है। सो n माइनस 1 इज इक्वल टू 9, n is equal to 9 plus 1 and n is equal to 10। सो n की वैल्यू भी फाइंड हो चुकी है। अब हम क्या करते हैं Sn फाइंड कर लेते हैं। सो Sn नहीं फाइंड करना बल्कि S10 फाइंड करना है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि सारी वैल्यू जितनी भी उनको ऐड करके लिखें। सो नाउ Sn इज इक्वल टू, तो यहाँ पे जो फार्मूला यूज होगा वो यूज होगा, देखें जो चीज मैंने बताई थी वो केसेस के अंदर वो पहले देखनी है आपने। r की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो फार्मूला यूज होगा वो ये होगा कि a1 r पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1, ठीक हो गया। r की वैल्यूज को देखना है और उस हिसाब से ही फार्मूले लगाते जाने हैं।
S10 इज इक्वल टू A1 की वैल्यू 3 इंटू R की वैल्यू क्या है 2 पावर 10 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1। सो S10 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 पावर 10 माइनस 1 एंड 2 माइनस 1 से 1 आ जाएगा। सो S10 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 2 पावर 10 माइनस 1। सो ये इसका क्या हो गया आपके पास सिंपल आंसर आ गया। अब इसकी वैल्यू को मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन मजीद सिंप्लीफाई करने का फायदा नहीं है, बस यही इसका क्या हो गया है आंसर आ गया है। बुक में भी ऐसे ही आंसर उम्मीद करता हूँ मेंशन होंगे, क्योंकि जो आंसर होते हैं पावर्स के जो सबसे ज्यादा पावर्स हो तो उसको सॉल्व नहीं किया जाता। तो आप भी ऐसे ही कीजिएगा कि अगर इस तरह से बड़ी पावर्स लिखी हुई आ जाए तो कोशिश करें उसको ना ही सिंप्लीफाई करें। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सिंप्लीफाई कर लिया जाए, सो इस 2 की पावर 10 जो है 2 को 10 टाइम मल्टीप्लाई करें, तो उससे जो आंसर आएगा उसमें से 1 माइनस करें, फिर उसको 3 से मल्टीप्लाई कर लें, तो जो आंसर आएगा वो इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। लेकिन मैं इसको प्रॉपर सिंप्लीफाई क्यों नहीं करूंगा, अब उसके पीछे रीजन बता देता हूँ। यानी इसको फुल सिंप्लीफाई नहीं करना। जो ए एन की वैल्यू गिवन थी उसमें देखें तो उसकी एन की पावर लिखी हुई थी, यानी 2 पावर 9 लिखा हुआ था। ठीक हो गया। तो उस वजह से मैं इसको क्या करूंगा, उस तो कंप्लीट सिंप्लीफाई नहीं करूंगा, बल्कि इसको इसी तरह ही रखूंगा। ठीक हो गया। सो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। इसके टोटल 6 पार्ट्स गिवन है। सो वन बाय वन सारे सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो सेकंड पार्ट में गिवन है कि 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1 एंड अप टू 1/16, यानी वैल्यू आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही, कम हो रही है। तो सोल्यूशन पहला काम क्या होगा, गिवन दैट वैल्यूज को निकाल लेते हैं। A1 इज इक्वल टू 8, A2 इज इक्वल टू 4 एंड AN इज इक्वल टू 1/16। सो ये वैल्यूज गिवन है। सो R फाइंड करेंगे, वो होगा A2 डिवाइडेड बाई A1। सो विच इंप्लाइज दैट R is equal to 4 divided by 8. So 4 ones are 4, 4 twos are 8. So R is equal to 1/2। तो R की वैल्यू को अगर देखा जाए तो वो क्या है, वो है लेस देन 1, यानी 1 की वैल्यू से छोटा है। 0.5 आई थिंक आता है इससे। सो 0.5 जो होता है वो क्या होता है, लेस देन 1 होता है। लेकिन इसको सॉल्व करने से पहले जरूरी क्या है कि एन की वैल्यूज का पता हो कि ये कितनी टर्म्स लिखी हुई हैं, तभी हम एस एन को फाइंड कर सकते हैं। सो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड एन। सो नाउ यूजिंग ए एन इज इक्वल टू A1 R पावर n माइनस 1। सो AN इज इक्वल टू 1/16 is equal to A1 is equal to 8 and R is equal to 1/2 whole power n माइनस 1। ठीक हो गया। तो अब क्या करते हैं, इस 8 को भी 16 से यानी डिवाइड करेंगे तो ये मल्टीप्लाई इस तरह हो जाएगा। 1/16 मल्टीप्लाई बाई 8 इज इक्वल टू 1/2 पावर n माइनस 1। तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 16 को 8 के साथ, तो उससे आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अगर मल्टीप्लाई कर लें तो भी ठीक है, ना भी करें तो इसको मैं अगर डायरेक्ट एक पावर की फॉर्म में लिख लूँ तो आपके लिए क्या हो जाएगी, थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। और वो कैसे होगी, ये अगर मैं इस तरह लिख लूँ कि 1 डिवाइडेड बाय 2 पावर 2 2 जार 4, 4 2 जार 8 एंड 2 8 जार 16, यानी 2 पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 3, इस तरह से लिख लूँ। तो ये हो जाएगा 1/2 पावर n माइनस 1, इस तरह आ जाएगी। अब इनकी पावर जो बेसिस है में तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। 2 पावर 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 1/2 पावर n माइनस 1। सो 1/2 पावर 7 इज इक्वल टू 1/2 पावर n माइनस 1। अब इसकी पावर जो है 1/2 पावर 7 लिख देते हैं। सो 1/2 पावर n माइनस 1। तो बेसिस सेम है तो पावर भी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। सो n माइनस 1 इज इक्वल टू 7, n इज इक्वल टू 7 प्लस 1, सो विच इंप्लाइज दैट n इज इक्वल टू 8। n भी फाइंड हो चुका है। अब मैं क्या करूंगा, इसके सम को फाइंड कर लूंगा। तो सम का फॉर्मूला लिख लेता हूं, वो क्या है, वो है आपके पास कि नाउ आर की वैल्यू क्या थी, लेस देन 1 थी, तो इसलिए जो फार्मूला यूज होगा वो एस एन का ये वाला होगा कि एस एन इज इक्वल टू A1 एंड 1 माइनस आर पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर।
ठीक हो गया। इस चीज का बहुत ख्याल रखना है कि आर की वैल्यू क्या है, वो ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है, क्योंकि उस हिसाब से दोनों फार्मूले यूज होने हैं। तो S8 इज इक्वल टू A1 की वैल्यू 8, और यहाँ पे ये साथ में आ जाएगा 1 माइनस इसकी वैल्यू थी 1/2 पावर 8 एंड मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/2। इस तरह मैं अलग करके लिख लेता हूँ। तो ये हो जाएगा 8 इंटू 1 माइनस 1/2 को 8 टाइम से करें तो 2 आता है 256 एंड डॉट 1/2 1 ज़ा 2 माइनस 1/2। इस तरह से ये वैल्यू आ जाएगी। सो ये हो जाएगा 8 इंटू 256 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 256 एंड डॉट ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1/2। ये 2 ऊपर चला जाएगा यहाँ से यहाँ पे। सो ये हो जाएगा सिंपल आपके पास 8 इंटू 255 डिवाइडेड बाय 256 मल्टीप्लाई बाय 2। सो 2 8 ज़र 16 मल्टीप्लाई बाय 255 डिवाइडेड बाय 256। इस वैल्यू को आप कैलकुलेटर में लिख के भी सॉल्व कर सकते हैं। तो 16 1 ज़र 16 16 16 ज़र 256। सो 255 डिवाइडेड बाय 16, तो ये हो गई S8 की वैल्यू। तो ये इसका क्या हो गया, आपके पास आंसर आ गया। जिस तरह मैं पहले बता चुका हूँ कि बुक के जो आंसर होते हैं वो कभी कभार गलत भी होते हैं, यानी एग्जैक्टली सारे नहीं होते, कुछ कुछ गलत होते हैं। तो इसके क्वेश्चन के जो आंसर में लिखा हुआ है वो 255/7 लिखा हुआ है, तो 16 7 जार 256 नहीं आता। ठीक हो गया। तो 16 16 जार 256 आता है। तो ये देख लीजिएगा कि ये ना हो कि आप सोचेंगे तो सर ने गलत आंसर लिख दिया था, उसका आंसर यही आता है। मैंने एक दो दफा इसको सॉल्व करके चेक कर लिए, डिफरेंट यानी एन की वैल्यू आर एन दूसरे जितने भी फार्मूले थे वो सारे यूज करके देख लिए, सबसे सेम यही आंसर आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बुक का आंसर जो है वो इनकरेक्ट लिखा हुआ है। ठीक हो गया। तो वो आंसर में कभी कभी मिस्टेक हो जाती है। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब इसके थर्ड पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं। इसमें गिवन है कि 2 पावर 4 प्लस 2 पावर 5 प्लस 2 पावर 6 एंड प्लस अप टू सॉन 2 पावर 10, इस तरह से वैल्यूज गिवन है। सोल्यूशन मेंशन कर लेते हैं। A1 is equal to 2 power 4, A2 is equal to 2 power 5 and AN is equal to 2 power 10। सो पहला काम क्या होगा, R को फाइंड करना। A2 डिवाइडेड बाई A1, सो विच इम्प्लाइज दैट R इज इक्वल टू 2 पावर 5 डिवाइडेड बाई 2 पावर 4। बेसिस से मतलब पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है डिवीजन के अंदर। सो ये हो जाएगा R पावर 2 पावर 5 माइनस 4, सो विच इम्प्लाइज दैट 2 इज इक्वल टू 2 पावर 1 से सिर्फ 2 ही आ जाता है, लेकिन चलो लिख लेते हैं, यानी 2 आ गया। सो अगेन ग्रेटर देन 1 आ गया है। तो फार्मूला देख के इस्तेमाल कीजिएगा। पहला काम क्या करना है, n को फाइंड करना है। ठीक हो गया। क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स का पता तभी एस एन की वैल्यू फाइंड हो सकती है। सो फाइंड n, पहली वैल्यू n को फाइंड करना। सो अब मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा अगेन ए एन इज इक्वल टू A1 R पावर n माइनस 1, ये लिख दूंगा। तो अब इनकी जगह क्या कर लेता हूँ, इनकी वैल्यूज लिख लेता हूँ। ए एन की वैल्यू गिवन है 2 पावर 10 इज इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा 2 पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर n माइनस 1। तो बेसिस से हम पावर ऐड हो जाती हैं। 10 इज इक्वल टू पावर n माइनस 1 प्लस 4। सो ये हो जाएगा 2 पावर 10 इज इक्वल टू 2 पावर n प्लस 3। अब इक्वल है, बेसिस इक्वल है, तो पावर्स क्या होंगी, वो इक्वल कंसीडर होंगी। n प्लस 3 इज इक्वल टू 10। सो n इज इक्वल टू 10 माइनस 3 एंड n इज इक्वल टू 7। ये इसकी वैल्यू आ गई है। अब मैं क्या करता हूँ, s की वैल्यू को फाइंड कर लेता हूँ, यानी सम ऑफ ऑल वैल्यूज। सो नाउ एस एन इज इक्वल टू A1। तो अब वैल्यू क्या होगी, चूंकि फार्मूला जब मैंने कहा था ध्यान से इस्तेमाल करना, तो यहाँ पे देख लें ग्रेटर देन 1 है, मैं दिखा देता हूँ। ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब यह है कि यह होगा r पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1। सो ये हो जाएगा S7 इज इक्वल टू A1 की वैल्यू क्या है 2 पावर 4, और यहाँ पे हो जाएगी r की वैल्यू 2 पावर 7 माइनस 1 डिवाइडेड बाय
2 minus 1. So S7 is equal to 2 power 4 into 2 power 7 minus 1. सो ये आ जाएगा आपके पास 2 पावर 7। अच्छा जी, यहाँ पे मैं ना इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर लेता हूँ। जिस तरह से वो एक फर्स्ट पार्ट में था ना, तो उसमें तो वैल्यू उस तरह से गिवन थी, यहाँ भी इस तरह से ही गिवन है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। 2 पावर 4 करेंगे तो 2 2 जार 4, 4 2 जार 8 एंड 8 2 जार 16, ये 16 आ जाएगा। और फिर ये 32, 16 2 जार 32, फिर 64 एंड 128 माइनस 1। सो ये हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई बाय 127, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से वैल्यू आ जाएगी 2032। तो S7 से आंसर क्या आ गया है? 2032। सो ये इसका क्या हो गया? आंसर आ गया है। अच्छा, इसका मैं एक होमवर्क दूंगा एसएलओ बेस के अकॉर्डिंग, ठीक हो गया। कोशिश करूंगा बाद में शॉर्ट्स के अंदर वो मैं अपलोड भी कर दूंगा, लेकिन आप लोग सॉल्व करके और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि वो आपसे सॉल्व हुआ है या नहीं हुआ। सेम इसी तरह का ही होगा, लेकिन मैं उसमें ना थोड़ी सी वैल्यूज चेंज करके मैं बेसिकली देखना चाह रहा हूँ कि आपको क्या कंसेप्ट क्लियर भी हो रही है या नहीं हो रही। सो वो मैं सिलेबस बेस के अकॉर्डिंग आपको एक समझे असेसमेंट दे दूंगा, तो वो आपने सॉल्व करके मुझे कमेंट्स में बताना है। अगर हो गए तो डन लिख देना, ठीक हो गया। अगर कहीं पे नहीं हो रहा या कोई मसला आ रहा तो मुझे आपने लाजमी बताना है, ठीक हो गया। तो अब इसके फोर्थ पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं। जब मैंने इसका कॉन्सेप्ट समझा रहा था जिसमें लेस देन 1 ग्रेटर देन 1, तो उसमें एक फार्मूला हमने पढ़ा इन्फिनिटी का, यानी अगर उसकी nth टर्म ना गिवन हो, यानी लास्ट में पता ना हो कि सीरीज कितनी वैल्यूज की है, तो उसमें हम क्या करेंगे? एस इन्फिनिटी वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, ठीक हो गया। सो वो मैं लिख के देता हूँ, फिर आपको समझ आ जाएगी कौन सा फार्मूला यूज करना है। पहले इसमें से वैल्यूज निकाल लेते हैं, आर की और A1, और बाकी जो वैल्यूज है उसको लिख लेते हैं। सोल्यूशन गिवन दैट A1 is equal to 8 by 5 and A2 is equal to -1, then R is equal to A2 divided by A1, ठीक है। ये इसकी वैल्यू हो गई है, विच इम्प्लाइज दैट R इज इक्वल टू A2 की वैल्यू क्या है? -1 डिवाइडेड बाय 8/5। ये 5 क्या होगा? यहाँ से चला जाएगा यहाँ पर। सो इम्प्लाइज दैट R इज इक्वल टू -5/8। अब ये वैल्यूज फाइंड हो गई है। सो ये जो सीरीज है ये क्या है? इन्फिनिटी टाइम तक लिखी हुई, तो इसलिए हम इसमें जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो क्या करेंगे? इन्फिनिटी वाला यूज करेंगे। नाउ एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू A1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, ठीक है। ये इन्फिनिटी का फार्मूला है, यानी अगर सीरीज की वैल्यूज को पता ना हो कि वो कितनी वैल्यूज लिखी हुई है, तब हम ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। सो एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू A1 की वैल्यू 8/5 डिवाइडेड बाय 1 माइनस इंटू -5/8, ये इसके इक्वल आ जाएगा। सो विच इज इक्वल टू 8/5 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 8, ये हो जाएगा। सो एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू, अगर इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 8/5 मल्टीप्लाई बाय, इसको मल्टीप्लाई करें 8 1 जार 8, और ये हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 8। ये इस तरह से ये वैल्यू सॉल्व होकर आ जाएगी। सो 8 8 जार 64 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 13, तो ये हो जाएगा 64 डिवाइडेड बाय 65। सो एस इन्फिनिटी से ये हो गया इसका आंसर, ठीक हो गया। एस इन्फिनिटी ये पहली बार देखने को मिल रहा है, क्योंकि अरिथमेटिक सीरीज में या सीक्वेंस के अंदर इसकी कोई वैल्यू इस तरह की नहीं थी। अब करते हैं इसके फिफ्थ पार्ट को सॉल्व। इसमें भी हमें सेम यही वैल्यू गिवन है कि आप क्या करें? एस इन्फिनिटी की वैल्यू फाइंड करें। सो वो लिखा हुआ है 2 2 ओवर स्क्वायर रूट 2 1 1 बाय स्क्वायर रूट 2 1 ओवर 2 एंड अप टू सो ऑन। तो ये इसकी वैल्यू गिवन है। सो अब क्या करेंगे? पहले A1 को लिखेंगे, फिर उसके बाद A2 को R की वैल्यू फाइंड करने के लिए, और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं? एस इन्फिनिटी का फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। सो सोल्यूशन गिवन दैट A1 is equal to 2 and A2 is equal to 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2, ठीक है।
then r is equal to a2 by a1 implies that r is equal to 2 by स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 2। सो ये 2 और ये 2 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, implies that r is equal to 1 over स्क्वायर रूट 2। सो ये इसकी क्या हो गई है, वैल्यू आ गई है। अब क्या करते हैं, एस इन्फिनिटी वाला फार्मूला यूज करते हैं। नाउ एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू ए वन डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। तो ए वन की वैल्यू भी गिवन है, 1 माइनस आर की जगह उसकी वैल्यू लिख लेते हैं। सो यहाँ से आ जाएगी 1 2 आया था, 1 माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 2, ये हो जाएगा। फिर अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट, ये इसकी वैल्यू आ गई है। अब इसको अगर फर्दर सिंप्लीफाई करें तो तब ये बन जाएगा, ये वैल्यू यहाँ से यहाँ चली जाएगी। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2 माइनस 1, ये हो गया। सो एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट माइनस 1। सो ये इसका क्या हो गया है, आंसर आ गया है। अच्छा, इसका जो आंसर है वो बुक में चेंज लिखा हुआ है, यानी बुक में वो कोई और वैल्यू लिखी हुई है, तो इसको किसी भी मेथड से सॉल्व कर लें, आपके पास आंसर जो है यही ही आएगा। ठीक हो गया। सो पहले बता चुका हूँ कि बुक के अंदर आंसर में कहीं ना कहीं मिस्टेक है, तो उसे इग्नोर कर दिया करें। ठीक हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब इसके लास्ट पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं। इसमें हमें गिवन है कि ये वैल्यूज है और इसकी 7 टर्म्स की वैल्यू फाइंड, यानी S7 को फाइंड करना है। तो इसके लिए वही सिंपल फार्मूला इस्तेमाल होगा, लेकिन यहाँ पर चेकिंग होगी किस चीज़ के लिए, R के लिए, कि R की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1 आती है या लेस देन 1 आती है। तो उस हिसाब से हम फार्मूले को इस्तेमाल करेंगे। सोल्यूशन गिवन दैट A1 is equal to minus 1 over 3, A2 is equal to 1 over 2, then R is equal to A2 divided by A1। So R is equal to A2 की वैल्यू क्या है, 1 by 2 डिवाइडेड बाय माइनस 1 by 3। सो ये हो जाएगा 1 over 2 मल्टीप्लाई बाय, इसको सिम्प्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा -3/1। सो implies that r is equal to -3/2। ये r की वैल्यू फाइंड हो गई है। अब क्या करते हैं, r की वैल्यू को देखते हैं। तो r की वैल्यू क्या है, वो है लेस देन 1। तो इसका मतलब ये हुआ n is equal to 7 and r is less than 1। so Sn is equal to a1 multiplied by 1 माइनस आर पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। अगर r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो तो ये r पावर n पहले लिखा जाता है, अगर लेस देन 1 हो तो ये बाद में लिखा जाता है। बस यही फर्क है दोनों में। अब क्या होगा, S7 इज इक्वल टू A1 की वैल्यू क्या है, -1/3 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस इंटू -3/2 होल पावर 7 and divided by 1 minus into -3/2। so -1/3 multiply by 1 plus 3/2 whole power 7। ये ओड पावर है, तो ओड पावर की वजह से ये वैल्यू एज इट इज ही रहेगी। सो अब आ जाएगी यहाँ से 2 plus 3 divided by 2, so which is equal to -1/3 multiply by, ये हो जाएगा 2/5 and 1 plus 3 power 7 divided by 2 power 7। so which is equal to -2 1s are 2 divided by 3 5s are 15 and multiply by, ये हो जाएगा 2 power 7 plus 3 power 7 divided by 2 power 7। so इसको फाइंड कर लेते हैं कैलकुलेटर की मदद से। सो 2 पावर 7 तो चले इजी है, वो तो सिंपल है, वो निकल आएगा। लेकिन 3 पावर 7 की वैल्यू को हमें थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सो चलो लिख लेते हैं -2/15 मल्टीप्लाई बाय,
ये हो जाएगा 128 प्लस 128 और 3 पावर 7 से आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2187। ठीक हो गया। तो इनको ऐड कर लेते हैं, यहाँ से होगा 2 1 ज़र 2, 264 ज़र 128। ठीक हो गया। तो अब क्या करते हैं, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे आ जाएगा S7 इज इक्वल टू 128 प्लस 2187, 2315 डिवाइडेड बाय, यहाँ से हम नेगेटिव माइनस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 15 मल्टीप्लाई बाय 64। सो 2315 डिवाइडेड बाय 15, तो उससे वैल्यू आ जाएगी S7 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा -463 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 64। सो S7 इज इक्वल टू -463 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 64 इज इक्वल टू 192। सो ये इसका क्या हो गया, आपके पास एट द एंड पे आंसर आ गया। तो इसको क्लोज कर लेते हैं आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 1 उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। 4 सवाल जो थे वो गिवन थे कि उसमें एक वैल्यू गिवन थी, यानी 60 टर्म्स है या 8 टर्म्स है या इस तरह से कोई ना कोई नंबर गिवन था, लेकिन जो दो वैल्यूज थी उसकी, उसमें क्या था कि वो अनडिफाइंड था, यानी उसकी इनफाइनाइट टर्म्स गिवन थी। तो उसको हमने इन्फिनिटी वाले मेथड से सॉल्व किया है। सब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन 2 शुरू करने से पहले, जिस तरह मैंने कहा था कि ये जो क्वेश्चन 1 खत्म होगा तो मैंने एक असाइनमेंट का क्वेश्चन लिख के देना है, जो कि आपने खुद सॉल्व करके मुझे कमेंट्स में बताना है कि वो आपसे सॉल्व हुआ है या नहीं हुआ। सो ये वैल्यू है 1/x प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 1/x क्यूब प्लस अप टू सॉन 1/x पावर 6। ठीक हो गया। ये क्वेश्चन है और ये आपने सॉल्व करके मुझे इसका कमेंट में बताना है। अगर सॉल्व ना हुआ और कमेंट ज़्यादा आए तो फिर मैं वो उसको अपलोड कर दूंगा शॉर्ट्स के अंदर, तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं। तो इसके बाद अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि अगर आपने इससे पहले वाले क्वेश्चन देख लिए, उसको समझ लिए, तो ये आपके लिए ईजी होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है कि सम ऑफ द कंपोनेंट्स A1 AN NR एंड SN ऑफ अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस आर गिवन। इस तरह का क्वेश्चन हमने इससे पहले एक्सरसाइज में सॉल्व किया था, वो था अरिथमेटिक सीक्वेंस के लिए। तो उसके भी कुछ कंपोनेंट्स गिवन थे और जो मिसिंग कंपोनेंट्स थे, यानी जो वैल्यूज नहीं लिखी हुई थी, वो फाइंड करने को कहा गया था। यहाँ भी सेम, फाइंड वंस दैट आर मिसिंग, जो नहीं लिखे हुए वो फाइंड करने हैं। अब इसमें गिवन क्या है, A1 की वैल्यू गिवन है, R की वैल्यू गिवन है, AN की वैल्यू गिवन है। तो इसमें दो ही वैल्यूज मिसिंग है, एक है N की वैल्यू और दूसरी है SN, यानी जो S की वैल्यू, जो भी N की वैल्यू आए तो उस हिसाब से वो फाइंड हो जाएगी। सो सोल्यूशन फॉर N की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं क्या यूज करूंगा, AN वाला फॉर्मूला यूज करूंगा। AN इज इक्वल टू A1 R पावर N माइनस 1। सो AN की वैल्यू क्या है, 64 इज इक्वल टू 1 एन माइनस 2 पावर N माइनस 1। ठीक हो गया। तो अब क्या करते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं, लेकिन यहाँ पे वैल्यू जो है वो नेगेटिव लिखी हुई है। ठीक हो गया। इसका भी जरा सा ख्याल करना है, क्योंकि वैसे तो अगर पॉजिटिव होती तो फिर इजी था। सो यहाँ पे हो जाएगा 64 इज इक्वल टू -2 पावर N माइनस 1। ये आ गया। अब क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं फर्दर। अब ये कैसे सिंप्लीफाई होगा, यहाँ पे मैंने नेगेटिव लेकर आना है। अब नेगेटिव एक ही तरीके से आ सकता है, और वो क्या है, वो ये है कि अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव लाने के लिए इसकी पहले एलसीएम से इसकी वैल्यू फाइंड कर लूँ, अगर तो इवन पावर आ जाती है, इवन पावर का मतलब क्या है कि 4 आ जाता है, 6 आ जाता है, 8 आ जाता है, फिर तो अगर मैं इसके अंदर -2 लिखूँ तब भी इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो पहले देख लेते हैं इससे आता क्या है। 64 को करते हैं 232 जार, फिर होगा 216 जार, फिर होगा 28 जार, 24 जार, 22 जार एंड 2 1 जार, 1 2 3 4 5 6। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या है, इवन नंबर आ रहे हैं। सो ये हो जाएगा 2 पावर 6 इज इक्वल टू -2 पावर N प्लस 1।
यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, एक माइनस लिख लेता हूँ। अब वो मैं क्यों लिख रहा हूँ वो मैं बता चुका हूँ कि इस इवन पावर की वजह से इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो बेसिस इक्वल हैं, पावर इक्वल कंसीडर करते हैं। सो ये हो जाएगा n माइनस वन इज इक्वल टू सिक्स, n माइनस वन इज इक्वल टू सिक्स। इसको राइट साइड पे ले जाएं। सो n इज इक्वल टू सिक्स प्लस वन एंड इम्प्लाइज दैट n इज इक्वल टू 7। n की वैल्यू फाइंड हो गई है। अब क्या करते हैं, अब नेक्स्ट वैल्यू फाइंड करते हैं S7 की। ठीक हो गया, Sn की वैल्यू नहीं है इसके अंदर, मिसिंग है। तो Sn के लिए जो फार्मूला इस्तेमाल होगा वो कौन सा होगा, उसको जरा देखना है आपने। n की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, यानी लेस देन वन लिखा हुआ है, -2 लिखा हुआ है, लेस देन वन है। तो इसका मतलब यह हुआ कि Sn की जो वैल्यू हम यूज करेंगे वो होगी A1 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस आर पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। ये इसकी वैल्यू क्या होगी, यूज होगी। सो अब यूज हमने S7 फाइंड करना है। A1 की वैल्यू क्या है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 2 पावर 7 डिवाइडेड बाय 1 माइनस इंटू -2। ठीक हो गया। सो ये हो जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस 2 एंड 2 पावर 7 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2। सो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 पावर 7 से आता है 64, नहीं 128, 64 6 आएगा तो ये, क्योंकि अभी ऊपर लिखा है ना 6 था। सो ये हो जाएगा 128 डिवाइडेड बाय 3। सो S7 इज इक्वल टू 129 डिवाइडेड बाय 3। सो इसको डिवाइड करें, 3 1 जार 3, 3 4 जार 12 और 3 3 जार 9। सो S7 इज इक्वल टू 43। सो बस यही हमने क्या करना था, फाइंड करना था। दो वैल्यूज फाइंड करनी थी, एक S7 की यानी Sn गिवन नहीं था और दूसरा n गिवन नहीं था, तो वो भी फाइंड हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। इसके भी 3 पार्ट्स गिवन है। तो ये फर्स्ट पार्ट था। अब जो दूसरे पार्ट है उसमें भी डिफरेंट तरह से वैल्यू गिवन है, मतलब कोई ना कोई वैल्यू मिसिंग है, तो वो हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो सेकंड पार्ट में गिवन है r इज इक्वल टू 1/2 एंड a9 इज इक्वल टू 1। a9 लिखा हुआ है, चूंकि दोनों एक तरह से ही लिखे जाते हैं तो ये ना कंफ्यूज होकर दोनों ही 9 लिख दिए। अच्छा जी, इसमें क्या है, n की वैल्यू भी गिवन है, a1 की वैल्यू मिसिंग है और sn की वैल्यू मिसिंग है। तो सोल्यूशन गिवन दैट r is equal to 1/2, a9 is equal to 1 and n is equal to 9। चूंकि ये n की वैल्यू होती है ना, तो यहाँ पे a9 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये हो कि n भी गिवन है। अब मैं पहला काम क्या करूंगा, an is equal to a1 r पावर n माइनस वन, ये फाइंड कर लेता हूँ। सो ए एन की जगह आ जाएगा 1 इज इक्वल टू a1, r की वैल्यू 1/2 और यहाँ पे ए बल्कि a9 लिख लेते हैं पहले, a9 और ये हो जाएगा 9 माइनस वन। सो a9 इज इक्वल टू a1 इंटू 1/2 होल पावर 8, ये आ जाएगा। अब यहाँ से वैल्यू आएगी 1 इज इक्वल टू a1 इंटू 1 डिवाइडेड बाय, अगर इसकी वैल्यू सॉल्व की जाए तो यहाँ से आ जाएगा 8 से आ जाएगा 256। सो ये डिवाइड हो रहा है, यहाँ मल्टीप्लाई होगा, a1 इज इक्वल टू 256। तो ये भी फाइंड हो चुकी है। नाउ Sn इज इक्वल टू a1, r की वैल्यू क्या है, 1 से लेस या ग्रेटर है, ये जरा देखना। 1/2 आया यानी 0.5 लिखा हुआ है। सो 0.5 का मतलब क्या है कि वो लेस देन 1 है आपके पास, तो मेंशन कर देते हैं। वो हो जाएगा a1 इंटू 1 माइनस आर पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। तो वैल्यूज पुट कर लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा S9 इज इक्वल टू a1 की वैल्यू आई है 256 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1/2 होल पावर 9 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/2। सो विच इज इक्वल टू 256 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस 1, 256 का फिर 2 से मल्टीपल ले ले तो वो आ जाएगा आपके पास 250 512।
ये देखना 6 2 12, 2 5 10, 11 हो जाएगा वो, और यहाँ पे 2 2 4 +1, यहाँ से होगा 2 - 1 डिवाइडेड बाई 2, सो विच इज इक्वल टू 256 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 512 -1 डिवाइडेड बाय 512। ये 2 - 1 से क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, सिंपल। सो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 512 मल्टीप्लाई बाय 511 डिवाइडेड बाय 512। सो ये और ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो S9 इज इक्वल टू 511। तो ये सब क्या हो गया, आंसर आ गया। सो इसका सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट को, यानी इसके लास्ट पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं। तो अब इसका थर्ड पार्ट सिंप्लीफाई करते हैं। थर्ड पार्ट जो है वो फर्स्ट और सेकंड से कंप्लीट डिफरेंट है, थोड़ा सा चेंज है। अब उसके पीछे रीजन क्या है कि इसमें दोनों जगह पे यानी एस एन और ए एन गिवन है। एन की वैल्यू जो वो अननाउन है, और एन की वैल्यू अननाउन का मतलब यह होना कि वो सिंप्लीफाई करना थोड़ा सा क्या होगा, डिफिकल्ट होगा। अब उसके पीछे रीजन क्या है मैं समझाता हूँ। सोल्यूशन, पहला काम हमने क्या करना है, यहाँ पे ए एन लिखना है। तो ए एन की वैल्यू क्या है, A1 आर पावर n-1। अब यहाँ पे जब तक n की वैल्यू नहीं लिखूंगा तब तक ये सॉल्व नहीं होगा, तो यहाँ से ये वैल्यू थोड़ी सी क्या होगी, चेंज हो जाएगी। लेकिन बहरहाल सॉल्व तो करना ही है, देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। यहाँ पे इसकी जगह लिख लेंगे ए एन की जगह -96 इज इक्वल टू A1, आर की जगह लिखेंगे -2 पावर n-1। यहाँ से मैं A1 की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ, इस वैल्यू से इसको जाकर डिवाइड कर लेता हूँ। सो विच इम्प्लाइज दैट A1 इज इक्वल टू -96 डिवाइडेड बाय -2 पावर n-1। ठीक हो गई है, ये एक वैल्यू आ गई है। अब मैं अगेन क्या करता हूँ, एस एन की वैल्यू लिख लेता हूँ। सो एस, यहाँ पे एन की वैल्यू देखने, आर की वैल्यू स्मॉलर है यानी लेस देन है, तो यहाँ पे जो फार्मूला इस्तेमाल होगा वो कौन सा इस्तेमाल होगा, वो इस्तेमाल होगा A1 1 माइनस आर पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। ठीक हो गया, ये फार्मूला इस्तेमाल होगा। अब फिर क्या करते हैं, इनकी वैल्यूज लिख लेते हैं। एस एन की वैल्यू गिवन थी -63 इज इक्वल टू A1 इंटू 1 माइनस इंटू -2 पावर n, और ये हो जाएगा 1 माइनस इंटू -2। सो यहाँ से हो जाएगा -63 इज इक्वल टू A1 डिवाइडेड बाय, चलिए यहाँ से लिख लेते हैं 1 माइनस इंटू -2 पावर n डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2। सो 1 प्लस 2 से क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा। अब ये वैल्यू बन जाएगी -63 इज इक्वल टू A1 इंटू 1 माइनस इंटू -2 पावर n डिवाइडेड बाय 3। इस 3 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -63 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू A1 1 माइनस 2 पावर n। ये इसकी वैल्यू आ गई है -2। अब यहाँ से A1 की जो ऊपर वैल्यू लिखी हुई है वो मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे यूज कर लेता हूँ। तो ये होगा 3 3 ज़र 9 एंड 6 3 ज़र 18, -118 इज इक्वल टू -96 डिवाइडेड बाय -2 पावर n-1 मल्टीप्लाई बाय 1 -2 पावर n। ये इसकी क्या हो गई है, वैल्यू हो गई है। इस वैल्यू से यहाँ पर डिवाइड कर लेते हैं, 189 डिवाइडेड बाय -96। तो इसमें से माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगी 1 माइनस इंटू -2 पावर n डिवाइडेड बाय -2 पावर n-1। ये इसकी वैल्यू आ गई है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये नेगेटिव नेगेटिव साइन कैंसिल। 189 डिवाइडेड बाय 96 करेंगे कैलकुलेटर से, तो कंप्लीट तो सिंप्लीफाई नहीं होगा लेकिन थोड़ी सी वैल्यू सिंप्लीफाई होगी। इसको 63 डिवाइडेड बाय 32 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय -2 पावर n-1 माइनस -2 पावर n-1। बेसिस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। सो यहाँ पे ये वाला रूल अप्लाई हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे देखें सब्ट्रैक्शन का साइन है, तो इस वैल्यू के नीचे अलग से लिख लिया, इसके नीचे अलग से लिख लिया।
तो अब क्या करते हैं, इस वैल्यू के नीचे ये डिवाइड हो रहे, दोनों की बेसिस सेम है, तो पावर क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। यहाँ पे ऐसे लिखते हैं 63/32 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय -2 पावर n माइनस 1 माइनस इंटू -2 पावर n माइनस n प्लस 1, ये ऐसे आ जाएगा। सो यहाँ से क्या करेंगे, 63/32 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय -2 पावर n माइनस 1 माइनस, और यहाँ से हो जाएगा n और n कैंसिल, -2 पावर 1। तो ये इसकी क्या हो गई है, वैल्यू आ गई है। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। सो ये हो जाएगा 63/32 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय -2 पावर n माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 2। इस 2 की वैल्यू को लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं। सो ये होगा 63/32 माइनस 2 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय -2 पावर n माइनस 1। यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं, 63 माइनस 64 डिवाइडेड बाय 32, एंड तो ये हो जाएगा 63 माइनस 64 डिवाइडेड बाय 32, 1 डिवाइडेड बाय -2 पावर n माइनस 1। ठीक हो गया। अब इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाय 32 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय -2 पावर n माइनस 1। 32 की वैल्यू निकाल लेते हैं। 32 को करेंगे 2 16 जार, 2 8 जार, 2 4 जार, 2 2 जार एंड 2 1 जार, 1 2 3 4 5। इस नेगेटिव साइन को भी नीचे लिख लेते हैं। 1 डिवाइडेड बाय -2 पावर 5 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय -2 पावर n माइनस 1। सो बेसिस देखें दोनों की इक्वल है तो पावर भी इक्वल होंगी। n माइनस 1 इज इक्वल टू 5 implies that n is equal to 5 plus 1, so n is equal to 6। ये इसका सही तरीका है फाइंड करने का। अब किसी जगह पे यानी अगर डायरेक्ट करवा दिया जाता है कि चले n की जगह हम 6 लिख लेते हैं और डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी, सो वो इसका रॉन्ग मेथड होगा, क्योंकि हमें n की वैल्यू गिवन ही नहीं है। तो इसलिए मैंने कहा आपको बता दूं कि हो सकता है कि आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाए जो डायरेक्ट सॉल्व किए गए हो, तो आपने ऐसा सॉल्व नहीं करना, क्योंकि इसमें ये वैल्यू अननोन थी। अब इसकी मदद से हम क्या करते हैं, a की वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं। नाउ a1 is equal to -96 divided by -2 power n minus 1. So a1 is equal to -96 divided by -2 power 6 minus 1, implies that a1 is equal to 96 divided by -2 power 5. So implies that a1 is equal to -96 divided by -32। नेगेटिव पावर, ये पावर जो है 5 है, ऑड नंबर है, नेगेटिव नेगेटिव ही रहेगा। सो a1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस माइनस कैंसिल, 32 3 जार जो है वो 96 आता है। सो a1 इज इक्वल टू 3। तो ये क्या हो गया, आंसर आ गया। सो ये वाला क्वेश्चन जो था वो चेंज था, बाकी जो पहले दो थे वो थोड़े इजी थे, यानी थोड़ा सा ये वाला डिफिकल्ट था। बस इसमें यही इसके 3 ही पार्ट्स थे इस तरह के क्वेश्चन के। अब आगे जो क्वेश्चन है वो सिंगल क्वेश्चन हैं, और उसमें वैल्यू जो है वो टोटली डिफरेंट है, यानी हर क्वेश्चन की वैल्यू पहले वाले से डिफरेंट है। सो जिस तरह पिछली एक्सरसाइज में भी ऐसा ही गिवन था, तो उसको देख लेते हैं। तो अब इसके थर्ड क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं, जिसकी स्टेटमेंट गिवन के फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म्स एंड द सम ऑफ एन इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीक्वेंस हैविंग a2 is equal to 2 एंड a3 is equal to 1। तो पहले तो हमें क्या करना है, इसकी पहले 5 टर्म्स फाइंड करनी है और उसके बाद इसका इनफाइनाइट सम भी फाइंड करना है। तो उसके लिए जरूरी यह है कि पहली जो चीज है उसके अंदर वो क्या है, a1 की वैल्यू और उसके साथ साथ जो है वो r की वैल्यू, तो उन वैल्यूज का होना जरूरी है। अब क्या करते हैं, इन्हीं दो वैल्यूज जो गिवन वैल्यूज है इसकी मदद से उन दोनों की वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल है सॉल्यूशन। पहले मेंशन कर लेते हैं, गिवन दैट a2 is equal to 2 and a3 is equal to 1। सो a2 किसके इक्वल होगा, अगर फॉर्मूले के हिसाब से देखें तो वो इक्वल होगा a1 r पावर 2 माइनस 1 इज इक्वल टू +2, और यहाँ पे देखें तो ये हो जाएगा
A1 R पावर 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। सो ये हो जाएगा A1 R इज इक्वल टू 2। और यहाँ से अगर हम कोई भी एक वैल्यू निकालना चाहें तो यहाँ से आसानी से एक वैल्यू फाइंड हो जाएगी। और वो क्या है? वो ये है कि अगर मैं इसमें से कोई भी एक वैल्यू को डिवाइड कर लेता हूँ, चलो मैं A1 से यानी A1 की वैल्यू पहले 2 डिवाइडेड बाई R लिख लेता हूँ, ये आ गया। अब नेक्स्ट क्या करते हैं, यहाँ से इस वैल्यू को यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ से कोई भी एक वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो इसको क्या करते हैं, ये हो जाएगा A1 R पावर 2 इज इक्वल टू 1। A1 की जगह पे ये वैल्यू लिख लेते हैं 2 डिवाइडेड बाय R, और ये हो जाएगा R स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो अब जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल कर देते हैं। क्या कैंसिल हो रहा है? ये R और ये स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 2R is equal to 1 and implies that R is equal to 1 by 2। R की वैल्यू भी फाइंड हो गई है। अब इस R की वैल्यू को क्या कर लेते हैं, A1 की जगह जो हमने भी फाइंड की है वहां लिख लेते हैं। सो वो फाइंड हो जाएगी आपके पास A1 is equal to 2 divided by 1 by 2। सो A1 is equal to 2 multiply by 2। ये देखें, ये एक दफा यहाँ जाएगा तो नेगेटिव, यहाँ जाएगा तो पॉजिटिव। So implies that A1 is equal to 2 2s are 4। ये तो दो वैल्यूज आ गई हैं। अब पहला काम क्या करते हैं कि इसकी 5 टर्म्स फाइंड कर लेते हैं। तो 5 टर्म बहुत आसानी से फाइंड हो जाएगी। किस तरह फाइंड होगी? A1 चूंकि फाइंड हो चुका है सो वो 4 हो गया। A2 क्या होगा? ए आर के इक्वल है A3 ए आर यानी A1 R स्क्वायर। इस तरह से वो फार्मूला यहाँ पे लगा लेते हैं जो कि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस को या उस फार्मूले के हिसाब से जो हम सॉल्व करने वो वाला। तो यहाँ पे लिख लेते हैं A1 इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट हो जाएगा A2 इज इक्वल टू A1 R। सो इम्प्लाइज दैट A2 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 2। सो 2 1s are 2, 2 2s are 4 implies that A2 is equal to 2। सो एक वैल्यू 4 आई है, दूसरी वैल्यू क्या आ गई है? 2 आ गई है। अब A3 देखने इसमें गिवन था, लेकिन मैं अभी सोल्व करूंगा इसको दोबारा, यानी फाइंड करूंगा और मैं उसे देखना चाहता हूँ कि क्या वाकई उससे 1 आता है या नहीं आता। सो वो देख लेते हैं। सो ये हो जाएगा A3 इज इक्वल टू A1 R स्क्वायर। सो विच इम्प्लाइज दैट A3 इज इक्वल टू A1 की जगह 4 और ये हो जाएगा 1/2 होल स्क्वायर। सो implies that A3 is equal to 4 multiplied by 2 2s are 4, 1 by 4, 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा। so implies that A3 is equal to 1। जी हाँ, तो जो वैल्यू गिवन थी वो ठीक थी क्योंकि हमने जो फाइंड किया उससे भी 1 ही आया है। नेक्स्ट क्या करते हैं, A4 फाइंड करते हैं। तो वो जगह A1 R क्यूब implies that A4 is equal to A1 की जगह 4 and 1/2 whole square। so which implies that A4 is equal to 4 मल्टीप्लाई बाई ये इसको 2 को यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। सो ये हो जाएगा 1/8। सो 4 1s are 4, 4 2s are 8। so which implies that A4 is equal to 1/2। सो A1 A2 A3 और लास्ट में क्या है, A5 रह गया। 4 तक फाइंड हो गई है। सो A5 is equal to A1 R power 4। so which implies that A5 is equal to 4 into 1/2 whole power 4। so A5 is equal to 4 multiplied by 1 divided by 16। 4 4s are 16। so implies that A5 is equal to 1 by 4। तो ये वैल्यूज आ गई हैं। अब हमने क्या करना है, अगेन उसका इनफाइनाइट सीरीज वो भी फाइंड करना है। तो पहले मेंशन कर देते हैं जो वैल्यूज फाइंड की हैं। सो द फर्स्ट 5 टर्म्स आर, फर्स्ट 5 टर्म्स आर। सो पहली वैल्यू जो थी वो आई थी A1 की 2, फिर आई है नेक्स्ट आई है पहली वैल्यू 4 आई थी, फिर क्योंकि A2 से जो था वो क्या था 2 आया था। सो 4 2 1 1/2 एंड 1/4।
ये वैल्यू हो गई है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं फाइंड कर लूंगा नाउ एस इंफिनिटी इज इक्वल टू ए वन डिवाइडेड बाई वन माइनस आर। क्योंकि उसने इनफाइनाइट का जिक्र किया है तो इनफाइनाइट के लिए हम क्या करते हैं, ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें होगा क्या, ए वन की वैल्यू फाइंड है, आर की वैल्यू फाइंड है, तो बस वो वैल्यू लिख रहे हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू ए वन की वैल्यू 4 डिवाइडेड बाई वन माइनस वन बाई टू। तो इस कैल्शियम में टू वन टू माइनस वन से वन, सो ये हो जाएगा एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई वन बाई टू। ये यहाँ पे चला जाएगा, सो एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 2। सो एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू 8। तो ये इसका क्या हो गया, आपके पास आंसर आ गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। इजी क्वेश्चन था, बस 5 टर्म्स फाइंड की हैं और उसके बाद जो है वो इनफाइनाइट सम्स का सिंपल फार्मूला लगा दिया है एस इन्फिनिटी का, तो उससे इसकी वैल्यू आ गई है। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 को सिंप्लीफाई करते हैं। इसकी स्टेटमेंट गिवन है कि कन्वर्ट ईच डेसिमल टू कॉमन फ्रैक्शन। तो कह रहे हैं कि जो डेसिमल पॉइंट की फॉर्म में वैल्यू गिवन उसको फ्रैक्शन में लिखें। बेसिकली हमने यही करना है, क्वेश्चन में ये नहीं लिखा हुआ, तो आपको समझाने के लिए मैंने मेंशन कर दिया। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब देखें, अगर सिर्फ 0.8 लिखा हो और हमें ये कहा जाए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, यानी हमें इसमें पता ही नहीं होगा कि इसमें करना क्या है। तो इसलिए मैंने पहले ही मेंशन कर दिए कि इसमें सोल्व क्या करना है, इस फ्रैक्शन को खत्म, यानी ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को खत्म करके इसको फ्रैक्शन में लिखना, बस यही हमारा काम है। तो सॉल्व कर लेते हैं। ये याद होगा आपको, क्वेश्चन नंबर आई थिंक मुझे सही से याद नहीं है, लेकिन 9 क्लास में एक्सरसाइज 2.1 का जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें ये वैल्यूज वहां पे हमने सॉल्व की थी। लेकिन वहां पे जो मेथड था वो सिंपल था, चूंकि वो नंबर्स के अकॉर्डिंग था। यहाँ पे जो वैल्यू सॉल्व करनी हमने वो ज्योमेट्रिक मीन के फार्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व करनी है। तो यहाँ पे वैल्यू जो है वो क्या है, थोड़ी सी डिफरेंट है। ठीक हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं कि सॉल्व कैसे होगा। सोल्यूशन पहले क्या कर लेते हैं, 0.8 को कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी ये कितनी टर्म्स ये लिखा हुआ है 0.8 8 8 8 8 एंड अप टू सो ऑन। तो ये क्या हो जाएगा, ये कंटिन्यू हो जाएगा, ये इसकी वैल्यू आ गई है। अब अगर इसको मैं देखूं, ये बेसिकली ये वैल्यू जो है ये लिखी हुई है 0.8 प्लस 0.08 प्लस 0.008 0.0008, यानी इस तरह से ये वैल्यू एक्सप्रेस की गई है। सो 0.8 प्लस 0.08 0.008 एंड प्लस अप टू सो ऑन, ये आगे कंटिन्यू हो जाएगी। सो इसमें जो फर्स्ट वैल्यू है, यानी जो पहला टर्म है वो क्या है, a1 इज इक्वल टू 0.8 एंड r इज इक्वल टू, इस वैल्यू से इसको डिवाइड कर लेते हैं, यानी 0.08 डिवाइडेड बाय 0.8। सो इम्प्लाइज दैट r इज इक्वल टू 0.1, ये आ गया है। और अगर इसकी वैल्यू को देखें तो r की वैल्यू क्या है, वो लेस देन 1 आ रही है, क्योंकि वो जो दो फार्मूले थे ना, ग्रेटर देन और लेस देन, उसको भी यहाँ पे क्या करना है, हमने ख्याल रखना है। सो देन अब होगा क्या, 0.8 बार इज इक्वल टू a1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, ये वैल्यू हो गई है। सो अब इसकी जो वैल्यूज हैं वो हम लिख लेते हैं फार्मूले के हिसाब से। यहाँ पे आ जाएगी 0.8 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.1, ठीक हो गया। सो 0.8 डिवाइडेड बाय 0.9। अब इस पॉइंट को खत्म कर लेते हैं, तो ये जो है वैल्यू बच जाएगी 8 डिवाइडेड बाय 9। सो 0.8 बार इज इक्वल टू 0.9 आ गया है, ठीक हो गया। सो ये इसका आंसर आ गया। ये अगर कंफ्यूजन हो तो ये मैं सॉल्व चलने लिखवा देता हूँ, ये सॉल्व कैसे हुआ, ये हुआ है 0.8 रफ वर्क डिवाइडेड बाय 0.9। सो ये इक्वल हो जाएगा 0.8 की जगह पे 10 और यहाँ पे होगा 0.910, ठीक हो गया। सो ये इक्वल हो जाएगा 8/10 9/10, 10 और 10 कैंसिल हो जाएगा। सो ये हो जाएगा 8/9, ठीक है। इस तरह से ये वैल्यू आ गई है। तो ये मैंने कहा सॉल्व करा दूं, क्योंकि आगे जो क्वेश्चन है तब उसमें भी हमने इस तरह से ही करना है। तो हो सकता है वहां पे मैं डायरेक्ट लिख दूं, डायरेक्ट तो नहीं है, बस जस्ट सिंपल वैल्यूज ये कैलकुलेटर में भी लिखेंगे तो आंसर आ जाएगा। इसके नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं।
तो चलें अब इसके सेकंड पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं। इसमें भी सेम वही काम करना है, लेकिन अब पिछले क्वेश्चन में सिर्फ 0.8 लिखा था, इसमें 1.63 लिखा हुआ है। सो सोल्यूशन 1.63 बार इज इक्वल टू, इसमें क्या होगा 1.63 63 63 63 एंड अप टू सो ऑन। ये क्या है, वैल्यू कंटिन्यू हो रही है। अब इसको सेपरेट करते हैं तो 1 प्लस 0.63 63 63 63 एंड अप टू सो ऑन। तो इसको अगर प्लस की फॉर्म में लिखने तो ये हो जाएगा 1 प्लस 0.63 प्लस 0 पॉइंट, इसमें दो 63 की चूंकि पेयर्स आ रहे हैं तो इसलिए हम क्या करते हैं 63 63 प्लस 0.63 63 63 एंड प्लस अप टू सो ऑन। ठीक हो गया, ये वैल्यू क्या हो गई है यहाँ पे कंटिन्यू हो रही है। अब इसमें क्या होगा, पहले तो वैल्यूज निकाल लेते हैं कि इसमें A1 की वैल्यू है 1, जो फर्स्ट एलिमेंट लिखा हुआ है वही आ रहा है, ऐसा ही है, ऐसा नहीं है क्योंकि ये वैल्यू इसमें से डिफरेंट मतलब अलग हो गई है ना। हम तो इस वैल्यू को बेसिकली फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। ये अब क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट वैल्यू में 0.63 एंड r इज इक्वल टू 0.6363 डिवाइडेड बाय 0.63। ठीक हो गया, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इम्प्लाइज दैट r इज इक्वल टू 0.01। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास r का आंसर। तो ये क्या है, लेस देन 1। तो अब क्या हो जाएगा 1.63 बार इक्वल हो जाएगा 1 प्लस a डिवाइडेड बाय 1 माइनस r। ठीक है, मैंने आपकी कंफ्यूजन दूर करने के लिए यहाँ पे ये वैल्यू लिख ली है, a1 लिखना है कि यहाँ पे जो 1 है ना वो मैं साथ ऐड करके अलग से लिख रहा हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि आपने a1 को ये वाली वैल्यू 1 क्यों नहीं ली। ठीक है, मतलब इसको मैं सेपरेट ही रख रहा हूँ, बस मैं इसी वैल्यू को ही सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। सो ये हो जाएगा 1 प्लस 0.63 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.01। ठीक हो गया, तो 1 में से 0.01 को माइनस करें तो आता है 0.99। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 0.63 डिवाइडेड बाय 0.99। सो ये हो जाएगा 1 प्लस 63 डिवाइडेड बाय 99। इससे पहले सॉल्व करा चुका हूँ, बस जस्ट ये पॉइंट्स खत्म हो जाएंगे तो ये वैल्यूज रह जाएंगी। अब इससे वैल्यू आ जाएगी एलसीएम लेकर 99 प्लस 63 डिवाइडेड बाय 99 और इसको ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 9 प्लस 3 12 2 1 कैरी और 10 और 6 क्या हो जाएगा 16 162 डिवाइडेड बाय 99। तो ये वैल्यू आ गई 1.63 बार। तो ये इसका क्या हो गया है, आंसर आ गया है। अब इसके थर्ड पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं, उसमें लिखा हुआ है 2.15। तो सोल्यूशन थर्ड पार्ट लिख लेते हैं 2.15। तो बार किसके ऊपर लिखा हुआ है, बार जो है वो सिर्फ लिखा हुआ है 5 के ऊपर। ठीक हो गया, यानी यहाँ पे 5 के ऊपर बार लिखा हुआ है। बुक में नजर ऐसे आ रहा है जैसे वो 15 पे लिखा हुआ है, लेकिन वो क्या है 5 पे लिखा हुआ है। अब मैं आपको रीजन बता दूं कि मैंने 5 पे ही क्यों लिखा है। अगर जो बुक में आंसर है वो लेकर आना है तो फिर इसको 5 के हिसाब से सॉल्व करना है। लेकिन अगर बुक के हिसाब से आंसर नहीं लेकर आना, चूंकि बुक के हिसाब से इसका आंसर 5 के साथ सही आ रहा है, लेकिन अगर 15 के ऊपर लिख दें तो इसका जो आंसर आएगा वो फिर करेक्ट नहीं होगा, वो कोई और वैल्यू आ रही है। तो इसलिए आप क्या करें, इसको 5 ही कंसीडर करें क्योंकि उसमें नजर भी आ रहा है क्वेश्चन में कि वो क्या है 5 ही लिखा हुआ है जिसके ऊपर बार लिखा हुआ है। अब इसको सोल्यूशन लिख लेते हैं 2.15 बार इज इक्वल टू, तो ये इक्वल हो जाएगा 0.1, इसमें से अलहदा हो जाएगा 2.1, ये अलहदा हो गया। फिर इसमें आ जाएगा 2.1 1 2 3, ये 5 को लिख लेते हैं इस तरह से। ठीक हो गया, अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा 2.1 प्लस 0.
ये देखें 1 जो है इससे बाहर चला गया, तो इसका मतलब यहाँ पे भी क्या है, 0 ही रह गया, 0 5 5 5 5 एंड अप टू सो ऑन। ये आ जाएगा आपके पास इसके आंसर में। अब इसको एडिशन फॉर्म में लिख लेते हैं, प्लस 0.05 0.005 प्लस 0.0005 प्लस अप टू सो ऑन। तो यहाँ पे वैल्यू निकाल लेते हैं। अगेन मैं इसमें क्या करूंगा, 2.1 को अलग ही रखूंगा, यानी आपको कंफ्यूजन नहीं होगी इसमें। सो a1 is equal to 0.505 and r is equal to 0.005 divided by 0.05, so which implies that r is equal to, जब इसको डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 0.1, और ये जो वैल्यू है ये क्या है, लेस देन 1 है। अब इसमें जो फार्मूला यूज होगा वो हो जाएगा 2.1 प्लस a1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस r। सो 2.1 एज इट इज है, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 0.05 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.1, ये हो जाएगा इससे। सो ये हो जाएगा 2.1 प्लस, इससे सॉल्व करेंगे 0.05 डिवाइडेड बाय 0.90 आ जाएगा, 90 लिख लें या 9 लिख लें, एक ही बात है। तो अब आ जाते हैं इससे पॉइंट खत्म करने की बारी। 2.1 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 90। अब मैं क्या करता हूँ, पहला काम इसमें से भी पॉइंट खत्म करता हूँ, क्योंकि इसमें पॉइंट खत्म ही करना है। सो लिख लेते हैं 21 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 90। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा, विच इम्प्लाइज दैट 2.15 बार इज इक्वल टू, एलसीएम ले लेते हैं, 10 9 ज़र 90, ये आ जाएगा, और 90 एलसीएम होगा तो फिर इसमें 9 की कमी है तो ये हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करते हैं 9 के साथ, तो 9 1 ज़र 9, 9 2 ज़र 18 प्लस 5, तो ये ऐड करेंगे तो 9 प्लस 5 4, 1 कैरी 9 9 एंड 90, सो विच इज इक्वल टू 190 बाई 90 को सॉल्व करें कैलकुलेटर से तो आंसर आएगा 97 डिवाइडेड बाय 45। सो यही हमने फाइंड करना था, ये इसका आंसर हो गया। तो अब इसके लास्ट यानी फोर्थ पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं, वो है 0.123, पूरा बार लिखा हुआ है। सोल्यूशन 0.123 बार इज इक्वल टू 0.123 123 123 एंड अप टू सो ऑन। ठीक हो गया। तो अब इसको एडिशन की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो ये हो जाएगा 0.123 प्लस 0.000123 प्लस 0.000123 एंड प्लस अप टू सो ऑन। सो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी, पहले तो a1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। a1 इज इक्वल टू 0.123 एंड r is equal to 0.000123 divided by 0.123 implies that r is equal to, इसको डिवाइड कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 0.001, और ये देखें तो ये काफी छोटा नंबर है, यानी लेस देन 1 आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्या करते हैं, 0.123 बार इज इक्वल टू a1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस r। सो a की जगह 0.123 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.001, सो विच इज इक्वल टू 0.123 डिवाइडेड बाय 0.999, सो ये हो जाएगा 123 डिवाइडेड बाय 99।
9। अब देखते हैं क्या ये कैलकुलेटर से सॉल्व करके देख लेते हैं क्या इसका फर्दर आंसर आता है, यानी ये और भी सिंप्लीफाई होता है या नहीं होता। सो 123 को सॉल्व करके देख लेते हैं। जी हाँ, ये सिंप्लीफाई हो रहा है। इससे आंसर आ रहा है 41 डिवाइडेड बाय 333। सो 0.123 बार इज इक्वल टू 41 डिवाइडेड बाय 333। तो ये इसका क्या हो गया, आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 सिंप्लीफाई करते हैं। ये कंप्लीट डिफरेंट दिया गया है। इसमें ये क्या कहा गया, फाइंड आर की वैल्यू फाइंड करें शो सच दैट S10 इज इक्वल टू 244 S5, यानी ये वैल्यू गिवन है और इसकी मदद से हमने क्या करना है, आर की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो पहले सोल्यूशन गिवन दैट S10 is equal to 244 S5 where Sn is equal to Sn की जो वैल्यू है वो है A1 R पावर n माइनस वन डिवाइडेड बाय R माइनस वन। तो अब इसकी जगह क्या करते हैं, 10 लिख लेते हैं, क्योंकि S10 की जो वैल्यू है नहीं यहाँ पे 10 आ जाएगा, तो इसकी जगह ये लिख के और कंपैरिजन करके फिर क्या होगा, ये फाइंड हो जाएगा। तो ये आ जाएगा S10 इज इक्वल टू A1 R पावर 10 माइनस वन डिवाइडेड बाय R माइनस वन, ये हो गया। बट S10 गिवन दैट 244 S5, ठीक हो गया। सो यहाँ पे लिख लेते हैं 244 S5 इज इक्वल टू A1 R पावर, यहाँ पे हो जाएगा 10 और साथ में आ जाएगा R माइनस वन, ठीक हो गया। S5 किसके इक्वल होगा, सेम इसी फार्मूले में 5 लिख दें। सो 244 मल्टीप्लाई बाय, अगर उससे देखें तो ये हो जाएगा A1 R पावर 5 माइनस वन डिवाइडेड बाय R माइनस वन इज इक्वल टू A1 R पावर 10 माइनस वन डिवाइडेड बाय R माइनस वन। अब बोथ साइड पे जो वैल्यूज कैंसिल हो रही हैं वो कैंसिल कर देते हैं। फॉर एग्जांपल किस तरह से, R माइनस वन R माइनस वन, ए की वैल्यू दोनों साइड पे लिखी हुई, तो ये क्या हो गई है, कैंसिल हो गई है। सो जो वैल्यूज रिमेनिंग है वो मेंशन कर लेते हैं। 244 R पावर 5 माइनस वन इज इक्वल टू R पावर 10 माइनस वन। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसके साथ। 244 R पावर 5 माइनस 244 इज इक्वल टू R पावर 10 माइनस वन, ये हो गया। तो अब क्या करते हैं, इन तमाम वैल्यूज को एक साइड पे ले आते हैं। तो ये हो जाएगा R पावर 10 माइनस 244 R पावर 5 माइनस 244, ये जाके यहाँ से राइट साइड पे जाके प्लस माइनस वन इज इक्वल टू 0। सो R पावर 10 माइनस 244 R पावर 5 प्लस 243 इज इक्वल टू 0। अब अगर देखा जाए तो इसका मिड टर्म ब्रेक हो रहा है। मिड टर्म कैसे ब्रेक हो रहा है, 243 की फॉर्म में। सो R पावर 10 माइनस 243 R पावर 5 माइनस R पावर 5 प्लस 243 इज इक्वल टू 0। तो इसमें से क्या करते हैं, R पावर 5 को कॉमन ले लेते हैं, तो ये यहाँ रह जाएगा R पावर 5 माइनस 243, और यहाँ से माइनस वन कॉमन ले लेते हैं, तो R पावर 5 माइनस 243 इज इक्वल टू 0। सो R पावर 5 माइनस 243 R पावर 5 माइनस वन इज इक्वल टू 0। सो दोनों को लिख लेते हैं। 5 माइनस 243 इज इक्वल टू 0, 5 माइनस वन इज इक्वल टू 0। R पावर 5 इज इक्वल टू 243 इज इक्वल टू 1। सो ये आता है 3 की पावर 5 से, और यहाँ से हो जाएगा 1 पावर 5। सो R इज इक्वल टू 3 एंड R इज इक्वल टू 1। सो ये क्या होगा, ये वाला जो आंसर है इसका, ये इस आंसर को हम आंसर नहीं कह सकते। अब उसके पीछे रीजन क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ।
चूंकि आर की जो वैल्यू होती है वो या ग्रेटर देन 1 होती है या लेस देन 1 होती है, एग्जैक्टली 1 कभी भी नहीं आती। तो इसका मतलब ये जो आंसर है ये सोल्यूशन नॉट पॉसिबल, यानी ये तो इसका आंसर पॉसिबल नहीं हो सकता, बिकॉज आर इज ग्रेटर देन 1 और आर इज लेस देन 1। सो द रिक्वायर्ड आंसर इज आर इज इक्वल टू 3। सो ये इसका क्या हो गया आंसर होगा। उम्मीदें समझ आ गई होगी। सिर्फ मिड टर्म ब्रेक की है, वैल्यूज को कंपैरिजन किया है और मेंशन कर दिया है कि आर की वैल्यू 1 क्यों नहीं है। तो रीजन बता दिया है कि जो आर की वैल्यू हम फाइंड करते हैं या तो वो ग्रेटर देन 1 होती है या लेस देन 1 होती है। फार्मूला उस हिसाब से सॉल्व किया जाता है, एग्जैक्टली 1 कभी भी नहीं आती। सो इसका आंसर क्या है, आर इज इक्वल टू 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 को सिंप्लीफाई करते हैं। 6 के अंदर क्या है कि प्रूफ दैट एस एन मल्टीप्लाई बाई एस थ्री एन माइनस एस टू एन इज इक्वल टू एस एन माइनस एस टू एन होल स्क्वायर। सो ये हमने क्या करना है, प्रूफ करना है। अब उसके लिए जरूरी यह है कि पहले तो हमें इसकी वैल्यूज का पता होना चाहिए कि इसमें n टर्म्स हो तो कितनी, यानी फार्मूले से क्या वैल्यू आती है। अगर 2n टर्म्स हो 3n टर्म्स हो तो वैल्यूज क्या आती हैं, सोल्यूशन। फिर लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे और राइट हैंड साइड को इक्वल कर देंगे, जस्ट प्रूफ हो जाएगा। सो यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, डिफरेंट कलर मार्कर इस्तेमाल कर लेते हैं। सम ऑफ n टर्म्स, फिर क्या होगा, सम ऑफ 2n टर्म्स एंड सम ऑफ 3n टर्म्स। सो ये हो जाएगा एस एन एस टू एन एस थ्री एन। सो विच इज इक्वल टू यहाँ पे तो सिंपल फार्मूला ए वन आर पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाय आर माइनस वन। यहाँ पे हो जाएगा ए वन आर पावर टू एन माइनस वन डिवाइडेड बाय आर माइनस वन। और यहाँ पे सिंपल आ जाएगा ए वन आर पावर थ्री एन माइनस वन डिवाइडेड बाय आर माइनस वन। ये तो मैंने वैल्यूज लिख ली है। नाउ टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, सो विच इज इक्वल टू, वो क्या है, एस एन इंटू एस थ्री एन माइनस एस टू एन। ये हो गया बाय पुटिंग द वैल्यूज। एस एन की वैल्यू क्या है, ए वन आर पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाय आर माइनस वन। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ब्रैकेट में इसको लिख लेते हैं। यहाँ पे इसकी जगह आ जाएगी वैल्यू ए वन, तो यहाँ पे आ जाएगा ए वन और साथ में लिख देंगे आर पावर थ्री एन माइनस वन डिवाइडेड बाई आर माइनस वन। और साथ में क्या हो जाएगा, माइनस ए वन आर पावर टू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई आर माइनस वन। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे और यहाँ पे ए वन लिखा हुआ है, यहाँ पे आर माइनस वन आर माइनस वन, ये वैल्यू मैं यहाँ से बाहर निकाल देता हूँ। सो यहाँ पे मेंशन भी कर देते हैं कि टेकिंग ए वन डिवाइडेड बाई आर माइनस वन एस कॉमन। ठीक हो गया। सो विच इज इक्वल टू ए वन आर पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाई आर माइनस वन एंड मल्टीप्लाई बाई ए वन डिवाइडेड बाई आर माइनस वन। सो ये हो जाएगा आर पावर थ्री एन माइनस वन माइनस आर पावर टू एन माइनस वन। ठीक है, इस तरह से ना ये वैल्यू, ये ए और ए मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा ए वन स्क्वायर आर पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाय आर माइनस वन होल स्क्वायर। और यहाँ से इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई कर लें तो आर पावर थ्री एन माइनस वन माइनस आर पावर टू एन और माइनस माइनस प्लस वन। तो क्या हो रहा है, प्लस वन और माइनस वन क्या है, यहाँ से कैंसिल हो रहा है। सो ये इक्वल हो जाएगा ए वन स्क्वायर एन माइनस वन आर माइनस वन होल स्क्वायर एंड आर पावर थ्री एन माइनस आर पावर टू एन। ये इसकी क्या हो गई है, वैल्यू आ गई है। अब क्या करते हैं, अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई कैसे होगा, चूंकि हम इसको फार्मूले की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं तो देखते हैं कि क्या कुछ और कॉमन हो सकता है अभी या नहीं। क्योंकि जितनी वैल्यूज कॉमन हो सकती हैं वो कॉमन लेने ताकि सॉल्व करने में क्या हो, आसानी हो।
सो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि अगर 2n और 2n इसमें देख ली जाए तो वो कॉमन हो सकता है। तो पहले लिख लेता हूँ ताकि आपको समझ भी आ जाए। a1 स्क्वायर n माइनस वन डिवाइडेड बाई r माइनस वन होल स्क्वायर एंड r पावर 2n r पावर n, देखे ना 3n हो जाएगा, बेसिस से हम तो पावर ऐड हो जाती है, इस तरह सब सेपरेट भी कर सकते हैं। अब फिर क्या करेंगे, टेकिंग कॉमन r पावर 2n, तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया टेकिंग r पावर 2n एस कॉमन, कॉमन ले लिया। फिर यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये एज इट इज आ गई, यहाँ पे r पावर 2n r पावर n माइनस वन, ये मैंने कॉमन क्यों लिया इसका रीजन बता दूं इसके पीछे। r पावर n माइनस वन n माइनस वन ये दोनों भी स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि हम पूरे वैल्यू के ऊपर स्क्वायर लेकर आएंगे तो उसके लिए जरूरी है कि इसके ऊपर भी स्क्वायर का होना जरूरी है। सो अब ये और ये वैल्यू मल्टीप्लाई होकर r पावर n माइनस वन होल स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई चूंकि हो रहे हैं तो इसलिए इसमें कंफ्यूजन नहीं होगी कि उसमें नेगेटिव साइन का इशू बन जाए या पॉजिटिव साइन का, तो इस तरह इसमें कुछ भी नहीं है। आर पावर 2n, इसका मतलब ये है कि आर के ऊपर भी पावर लिखी हुई, तो अब इन तमाम वैल्यूज को सिंगल पावर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये सिंगल पावर में क्या हो गई, वैल्यू कन्वर्ट हो गई है। इसको जो हमने प्रूफ करना था, इसे जो वैल्यू बनानी थी वो ये बनानी थी कि इसके अंदर से जो आंसर आ जाए वो ये हो कि एस जो उसमें लिखा हुआ था, मेंशन था कि एस एन माइनस एस टू एन होल पावर 2, तो हमने वो वैल्यू बनानी, तो उसके लिए कब शुरू कर लेते हैं इसका प्रोसीजर। ये वैल्यू जो है पहले इसके साथ और फिर उसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो ये हो जाएगा a1 r पावर n मल्टीप्लाई बाय r पावर n माइनस a1 r पावर n डिवाइडेड बाय r माइनस वन होल स्क्वायर, ये इसकी एक वैल्यू आ गई। अब फिर क्या करते हैं, अब सोचे जरा कि इसमें क्या किया जाए। सो यहाँ पे आ जाएगा, इसको लिख लेते हैं a1 r पावर 2n माइनस a1 r पावर n डिवाइडेड बाय r माइनस वन होल स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू आ गई है। अब दोबारा इसमें एक चीज की कमी है, वो कमी कैसे पूरी होगी। अब अगर मैं डायरेक्ट a1 को कॉमन ले लेता हूँ, कॉमन लेने के बाद भी तो अब जो वैल्यू चाहिए वो ये है, यहाँ पे r पावर 2n है, r पावर n है, वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे r पावर n माइनस वन होना चाहिए, r पावर 2n माइनस वन होना चाहिए। अब वो तभी हो सकता है कि अगर मैं इसके साथ a1 को ऐड कर दूं या सब्ट्रैक्ट कर दूं, यहाँ भी वही कर दूं a1 कॉमन लेके, तो फिर तब उस हालत में क्या है वो वैल्यू आ सकती है। सो यहाँ पे क्या करते हैं, एडिंग a1 एंड सब्ट्रैक्टिंग a1, तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, ऐड भी कर लेते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर लेते हैं। सो प्लस a1 माइनस a1 डिवाइडेड बाय r माइनस वन होल स्क्वायर, ठीक हो गया। अब क्या आ जाएगा, a1 r पावर 2n माइनस a1 और फिर हो जाएगा प्लस a1 माइनस a1 r पावर n डिवाइडेड बाय r माइनस वन होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट वैल्यू में a1 कॉमन हो जाएगा, सो यहाँ पे होगा r पावर 2n माइनस वन, यहाँ से माइनस a1 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा r पावर n माइनस वन डिवाइडेड बाय r माइनस वन होल स्क्वायर। अब ये वैल्यू आ गई है। अब चूंकि ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो इसको इन दोनों के नीचे सेपरेट करके लिख लेते हैं, r पावर 2n माइनस वन डिवाइडेड बाय r माइनस वन माइनस a1 r पावर n माइनस वन डिवाइडेड बाय r माइनस वन होल स्क्वायर। सो ये वैल्यू जो है ये किसके इक्वल है, s2 के इक्वल है, ये sn के यानी s2n sn के इक्वल है, तो यही हमने प्रूफ करना था। सो अब इसको मेंशन कर लेते हैं, तो मेंशन कर देते हैं, वो हो जाएगा s2n माइनस sn होल स्क्वायर। तो आंसर जो आया है यानी जो हमने प्रूफ करना था उसमें क्या था, उसमें यह था कि s2n की वैल्यू बाद में आ रही है, यानी जो हमने प्रूफ करना है, तो इसमें से माइनस वन कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा sn माइनस s2n होल स्क्वायर। सो माइनस वन स्क्वायर और ये हो जाएगा sn माइनस s2n होल स्क्वायर। तो यहाँ से इवन पावर की वजह से ये प्लस वन हो जाएगा, तो यहाँ से वन इंटू
Sn minus S2n whole square, so which is equal to Sn minus S2n होल स्क्वायर। सो ये क्या हो गई है, राइट हैंड साइड। तो ये हमने प्रूफ करना था कि लेफ्ट हैंड साइड से क्या आती है, राइट हैंड साइड आती है। तो वही लिख लेंगे कि हैंड्स प्रूव्ड। सो ये इसका आंसर आ गया है। तो अब इसके क्वेश्चन नंबर 7 को सिंप्लीफाई करते हैं, जिसकी स्टेटमेंट गिवन है कि फाइंड द सम ऑफ एस एन ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस 1/2 पावर एन। यानी इस सीक्वेंस की जो फर्स्ट एन टर्म्स हैं उनका आपने क्या क्या सम फाइंड करना है इस सीक्वेंस का। तो चलें सोल्यूशन मेंशन कर लेते हैं। सोल्यूशन गिवन दैट सीक्वेंस को हम कैसे लिखते हैं, ए एन इज इक्वल टू 1/2 होल पावर एन, सो विच इंप्लाइज दैट a1 is equal to 1/2 power 1, a2 is equal to 1/2 power 2, or which implies that a2 is equal to 1/2 square, और यहाँ भी लिख लेते हैं implies that a1 is equal to 1/2 power 1। अब नेक्स्ट क्या होगा, a3 को फाइंड कर लेते हैं। a3 is equal to 1/3 होल क्यूब, a3 is equal to 1/2 क्यूब। सो इसी तरह से अगर इसको कंटिन्यू कर लिया जाए, यानी यहाँ से इसको कंटिन्यू करें, ए एन लिख लिया जाए, तो ए एन के लिए क्या होगा, 1/2 होल पावर एन, और इम्प्लाइज दैट ए एन इज इक्वल टू 1/2 पावर एन। तो इस तरह वैल्यू लिखते जाएंगे तो ये बन जाएगी। अब इसकी जो सीरीज बन जाएगी, द सीरीज विल बी 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 क्यूब एंड अप टू सॉन 1/2 पावर एन। सो मेंशन कर लेते हैं, द सीरीज विल बी 1/2 पावर 1 प्लस 1/2 पावर 2, 1/2 पावर 3, 4 एंड प्लस अप टू सो ऑन 1/2 पावर n, विच इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और इसमें अब लिख लेते हैं कि हेयर a1 इज इक्वल टू 1/2 एंड r इज इक्वल टू, वो अगर देख लें, सो a2 1/2 पावर और ये 1/2 पावर n, तो इससे हो जाएगा सिंपल 1/2 आ जाएगा। सो ये और ये दोनों वैल्यूज क्या हैं, एक जैसी ही आ गई हैं। नाउ क्योंकि सम फाइंड करना है, तो एस एन इज इक्वल टू a1 r पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1, ये आ जाएगा। अब यहाँ से इसकी वैल्यू लिख लेते हैं, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी एस एन इज इक्वल टू 1/2 पावर n माइनस 1 एंड 1/2 माइनस 1। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं। सो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1/2 एज इट इज, और यहाँ से वैल्यू देखें, इसको ब्रैकेट में क्लोज कर लेते हैं, तो ये भी एज इट इज ही रहेगा 1/2 पावर n माइनस 1। यहाँ पे आ जाएगी 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2, ये इसकी क्या हो गई है, वैल्यू आ गई है। अब नेक्स्ट क्या करते हैं, 1/2, इन दोनों में से भी माइनस क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। माइनस कॉमन क्यों लेना है वो मैं अभी समझा देता हूँ। यहाँ से चलें पहले कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन आ गई यहाँ से, तो ये बन जाएगा माइनस 1/2 पावर n प्लस 1, और माइनस 1 जो है कॉमन हो गया, डिवाइडेड बाय माइनस 1/2। ये माइनस और ये माइनस कैंसिल करने के लिए क्या किया था मैंने, माइनस को कॉमन लिया था, तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब आपके पास एक और वैल्यू भी कैंसिल हो रही है, और वो क्या है, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या लिखा हुआ है, 1/2 1/2, ये दोनों भी क्या हो गई हैं, कैंसिल हो गई हैं। ठीक हो गया, तो यहाँ से आ जाएगा सिंपल 1 माइनस 1/2 पावर n, so which implies that Sn is equal to 1 minus 1/2 पावर n। सो ये इसका क्या हो गया, आंसर आ गया है।
तो अब इसके क्वेश्चन नंबर 8 को सिंप्लीफाई करते हैं, जिसकी स्टेटमेंट है द सम ऑफ थ्री नंबर्स इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज 38 एंड देयर प्रोडक्ट इज 1728, फाइंड देम। आपको याद होगा इसी तरह का क्वेश्चन जो है वो हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए भी सॉल्व किया था। तो यहाँ पे भी सेम उसी तरह का ही क्वेश्चन है। तो वो तीन नंबर थे वहां पे गिवन थे, ए प्लस आर, ए माइनस आर, ए प्लस टू आर, वहां पे डी लिखा हुआ था, ए प्लस टू डी, ए प्लस डी। तो इस तरह से वो वैल्यूज गिवन थी। यहाँ पे क्या है, ऐसा कुछ भी नहीं गिवन। तो हम सपोज कर लेंगे, अपने सपोजिशन कैसे करनी है, क्योंकि आर की फॉर्म में सपोजिशन करनी है तो मैं पहले लिख लेता हूँ कि लेट सपोज दैट द थ्री numbers are a over r, a and a r, then by the given condition। अब मैंने इस तरह के नंबर क्यों नहीं, देखो मैं तीनों को ऐड कर लूं तो ए और ए से थ्री ए आता है, मल्टीप्लाई करूंगा तो आर और आर कैंसिल होगा, ए क्यूब बन जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आर की वैल्यू भी इसमें यूज हो जाएगी और आर की वैल्यू कैंसिल होने के बाद यानी ए रह जाएगा, तो ए भी फाइंड हो सकता है। तो इसलिए इन तीन नंबर्स को मैंने इस तरह से सपोज किया है। अब पहली कंडीशन क्या है कि तीनों को ऐड करें तो वो आ जाती है वैल्यू ए ओवर आर प्लस ए आर इज इक्वल टू 38। ये होगा इसकी फर्स्ट कंडीशन। इसको मैं वन का नाम यानी इक्वेशन वन का नाम दे देता हूँ। दूसरी कंडीशन क्या है, ए ओवर आर मल्टीप्लाई बाई ए आर इज इक्वल टू 1728। सो इसमें ये आर और ये आर कैंसिल हो रहा है, सो आर ए हो से क्या होगा, ए क्यूब इज इक्वल टू 1728। अब 1728 का अगर स्क्वायर ले लिया जाए तो वो वैल्यू बन जाएगी ए क्यूब इज इक्वल टू 12 क्यूब। इन 12 क्यूब से क्या आता है, ये आंसर आता है। सो टेकिंग क्यूब रूट से क्या होगा, ए की वैल्यू 12। ठीक हो गया, ए तो फाइंड हो गई है। अब क्या करते हैं, इसको इक्वेशन वन में लिख के आर की वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं। सो पुट इन इक्वेशन वन, सो वो थी ए ओवर आर प्लस ए आर इज इक्वल टू 38। सो ये हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई आर प्लस 12 आर इज इक्वल टू 38। ये आ जाएगा। इस 12 को राइट साइड पे ले जाएं, 12 ओवर आर प्लस 12 आर इज इक्वल टू 38 माइनस 12। सो यहाँ पे इसका एलसीएम चले ले लेते हैं, 12 प्लस 12 आर स्क्वायर इज इक्वल टू 8 माइनस 2 से क्या होगा 6 और 3 माइनस 1 से 2 आ जाएगा। इस आर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 12 प्लस 12 आर स्क्वायर इज इक्वल टू 26 आर। अब क्या कर लेते हैं, आर की वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। सो पहले इसको लेफ्ट साइड पे लाते हैं मिड टर्म ब्रेक करके और इसकी वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा 12 आर स्क्वायर प्लस 12 माइनस 26 आर इज इक्वल टू 0। तो इसके अलावा इसमें कुछ कॉमन लिखा हुआ है, अगर देखा जाए तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 6 आर स्क्वायर माइनस 13 आर प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सो 6 आर स्क्वायर माइनस 13 आर प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये 2 यहाँ डिवाइड होगा तो खत्म हो जाएगा, ये वैल्यू आ गई है। अब देखते हैं कि इसकी मिड टर्म ब्रेक होती है तो 6 6 ज़र 36 और 9 4 ज़र 36, 9 प्लस 4 करें 13 आता है, तो जी हाँ इसकी होती है माइनस 9 आर माइनस 4 आर प्लस 6 इज इक्वल टू 0। दोनों वैल्यूज नेगेटिव ही रहेंगी। इन दोनों में देखें तो 3 आर कॉमन लिखा हुआ है, यहाँ पे रह जाएगा 3 2 ज़र 6, 2 आर माइनस 3 माइनस 2 कॉमन ले लेते हैं, सही हो जाएगा 2 आर माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 2 आर माइनस 3 आर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आर की वैल्यूज निकल आएंगी 2 आर माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 3 आर माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 2 आर इज इक्वल टू 3
3r is equal to 2. So r is equal to 3/2 and r is equal to 2/3। ये वैल्यूज आ गई हैं। अब आपको याद होगा कि जब हमने वो वाला क्वेश्चन भी सॉल्व किया था तो आर की दोनों वैल्यूज के लिए अलग अलग आंसर जो है वो नहीं, वैल्यूज तो आंसर तो एक ही जैसे आए थे लेकिन दोनों के लिए अलग अलग सॉल्व किया था। सो अब क्या लेंगे, आर की वैल्यूज को 1 by 1 चेंज करते जाएंगे कि व्हेन a1 इज इक्वल टू 12 या a की जो वैल्यू थी, देन r इज इक्वल टू 3/2 एंड यहाँ पे लिख रहे थे एंड 10। तो ये हो जाएगा a/r इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 3/2। सो यहाँ से आ जाएगा a/r इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 4 12 और ये 2 ऊपर चला जाएगा इस तरह से, तो ये हो जाएगा 8। ये वैल्यू आ गई है, एक वैल्यू आ गई है। दूसरी क्या है, a इज इक्वल टू 12, वो भी आ गई है एंड AR is equal to 12 multiplied by 3/2. So 2 ones are 2, 2 6 are 6, 3 are 18. So implies that AR is equal to 18. So the numbers are और वो क्या है 8, 12 एंड 18। ठीक हो गया। अब क्या करते हैं, अगर A1 की वैल्यू 12 है और R की वैल्यू 2/3 है तो फिर क्या आएगा, when a1 is equal to 12 and r is equal to 2/3, then तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि a over r is equal to 12 divided by 2/3, 2 ones are 2, 2 6 are, so which implies that a by r is equal to 6 3 are 18। ये हो गया। इसके साथ साथ a की वैल्यू वही अगेन 12 आ गई, a1 की वैल्यू, एंड AR is equal to 12 into 2/3, 3 4s are 12, so implies that AR is equal to 8। So the numbers are 18, 12 एंड 8। तो ये इसका आंसर आ गया, आया वही है आंसर। देखें दोनों की वैल्यूज में 8, 12 और 18 आंसर वही आएगा, लेकिन बस वो ऑर्डर चेंज हो जाएगा। ठीक हो गया दोनों का, क्योंकि वैल्यूज अलग अलग थी। सो यहाँ पे एक्सरसाइज को मैं एंड करने लगा हूँ। अब उसके पीछे रीज़न क्या है कि ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा लेंथी है। इसके 16 क्वेश्चन अभी तक 8 हुए हैं और ऑलमोस्ट 1.30 से यानी 1 घंटा 30 मिनट से अभाव हो गई है वीडियो। तो इसको मज़ीद खींचेंगे तो ये बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, तो आपके लिए इसको देखना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं वीडियो को एंड करने लगा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको जितने भी पार्ट्स हैं ये समझ आ गए होंगे। मैंने इसमें एक होमवर्क भी दिया था, तो वो आपने सॉल्व करके मुझे लाजमी बताना है कि आपसे वो सॉल्व हुआ है या नहीं। ठीक हो गया। सो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।